हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते। आप आप लोगों को एक मिनट, म्यूट तो नहीं कर दिया? ओह, सॉरी। क्या हाल है आप सर लोगों के? प्रणाम। सर प्रणाम, वेलकम बैक। सर प्रणाम। प्रणाम। बहुत नमस्कार बहुत गुरु जी गुरुजी। का बहुत बहुत स्वागत सर है। कैसे हैं आप? मैं तो पीछे आप देख रहे हैं ना कि वो हॉर्स की पिक्चर लगाई है। हाँ जी। ये 2000 हॉर्स पावर, क्या ना? मैं 2000 हॉर्स पावर की स्थिति में हूँ। So I'm as good as with Thank God। 2000 हॉर्स पावर। गुरु की महिमा अपरंपार। और बताइए, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की दुआओं का बड़ा अच्छा असर रहा कि मैं बहुत सही समय पे पहुंच गया। डॉक्टर विनयशील बता रहे थे कि बड़े सही समय पे आज अस्पताल पहुंचे। सर मुझे भी हो चुका है, इसलिए मुझे चिंता नहीं थी कि बहुत जल्दी से हो जाता है ये। हाँ, होता तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं था, लेकिन वो डॉक्टर ने कहा कि राइट में डाल रहा हूँ और फिर डाला लेफ्ट में। बाद में जब मैं पूछने गया, जब सेकंड उसमें विजिट में, तो डॉक्टर ने कहा कि वो आपका राइट था, मेरा लेफ्ट था। तो महमूद की पुरानी पिक्चर याद आ गई कि महमूद से उससे कहते हैं कि लेफ्ट में बैठ जाओ, तो कहता है आपका लेफ्ट कि मेरा लेफ्ट। बहुत सुंदर। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो कि ब्लड ले जाती है हार्ट के वेंट्रिकल में, और वहां से फिर वो पल्मोनरी में जाके ऑक्सीडाइज्ड होता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार सर। प्रताप जी, बहुत बहुत दिन बाद बहुत दिव्य दिख रहे हैं प्रताप जी आप। प्रणाम सर। बहुत बहुत आशीर्वाद। मनोज सर, ये डॉक्टर, ये पारस हॉस्पिटल में गए थे आप? हाँ, मैं पारस में था। डॉक्टर दाम? नहीं, डॉक्टर भरत कुकरेती। अच्छा, एक जैकब दाम है ना, वो हेड उसके लिए हार्ट के। अच्छा। अच्छा नहीं, तो मेरा केस जो है थोड़ा छोटा होगा। डॉक्टर अच्छा। भरत कुकरेती ने देखा। ज्यादा टिपिकल होता तो फिर दाम दाम के पास जाते। ये तो चलते पड़ते लोग कर लेते हैं सब आजकल तो। हाँ, नहीं वो तो है। मैं टेक्निक तो मैं अब समझ गया हूँ। बस अगर राइट साइड में डालना होगा तो मैं खुद ही एक साइकिल वाले की दुकान से लाके ना पतला वाला ताल पाइप। सर आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। और पावर आप देख रहे हैं। प्रणाम सर। सर आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम सर आपके हाथ से किया था कि पैर से किया था? हाथ से किया था वैसे। हाँ तो मैं पैर तो को भी पता नहीं चलता बिल्कुल। नहीं, पैर को तैयार रखा था वैसे उन्होंने, और वो हाथ से ही वो जगह पे पहुंच गए थे। हाथ वाले पता नहीं चलता, नहीं पैर वाले बहुत तकलीफ होती बात। हाँ, पैर में तकलीफ होती। प्रणाम सर। बहुत बहुत आशीर्वाद। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ये बताइए। सर बढ़िया। सर दशा में ये फिर पता नहीं अब चला आपको कि ये फिर मुझे होने वाला है, जैसे देखिए, पता चला पढ़ाते तभी तो टाइम हैं। से पहुंच गए सर। नहीं, एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे को केतु में बुध चल रहा है। तो केतु में बुध जो है वो लास्ट अंतरा होता है। इसे इंटेंस दशा छिद्र कहते हैं। अच्छा। इंटेंस दशा छिद्र मेरी जून जुलाई में शुरू हुई थी। तभी से मुझे वो खांसी जुकाम सर्दी और ये सब हाँ जी, वो चल रहा था चल आपका, रहा वो था ठीक मुझे। नहीं हो रहा था। हाँ, तो मैंने सुनील जी के संस्थान में 2.5 लाख तो वैदिक मंत्र सूर्य के शुरू करवा दिए थे, और एक महामृत्युंजय का 1.25 लाख शुरू करवा दिया था। तो सुनील जी कह रहे थे कुछ होता तो आता तो आपको है नहीं, आप काम का परेशान होते हैं। और जिस दिन उनको खबर गई
तो उन्होंने तुरंत पंडित बढ़ा के 7 पंडित बैठा दिए। मैंने कहा अब आप कह रहे हैं कि मैंने 7 पंडित बैठा दिए, तो पहले कितने बैठे हुए थे? 0 थे या 1 था? तो इसका सर आपको पूर्वाभास तो था ही, और गणना के मुताबिक भी आपने सही समय पे आप हॉस्पिटल भी पहुंच गए। असल में देखिए ना, केतु जो है वो बैठा हुआ है 11th में, एस्पेक्टेड बाय दी, वो एक बाधा स्थान हो जाता है 4 लग्नों में। मेष लगन के लिए 11 जो है बाधा स्थान है या बाधीश है शनि, और शनि 9 से केतु पे एस्पेक्ट देता है, तो एक ये युति का प्रकार होता है कि डिस्पोजिटर एस्पेक्टिंग टेनेंट। तो ये केतु और शनि की युति हो जाने की वजह से ये, इसके ऊपर फिर बुध का चूंकि अंतर आया तो बड़ा एडवर्स दशा का अंतर हो गया, क्योंकि वो तृतीयेश षष्ठेश है, यानी कि रोग भावों का स्वामी है। इसके ऊपर एक और चीज जो बचाने वाली थी वो था कि मेरे गुरु और केतु के नक्षत्र का परिवर्तन था। तो वो भी मेरे गुरु चूंकि स्वग्रही सैजिटेरियस या धनु में बैठे हुए हैं, तो उस के युति की वजह से मुझे ये तो यकीन था कि अस्पताल पहुंचा देगा, लेकिन मुझे ये भी यकीन था कि मैं बिल दे के ही वापस आऊंगा, मतलब बिल पे करके आऊंगा वापस। तो बिल मैंने जो है इंश्योरेंस कंपनी में डाल दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने वो 3 लाख रुपए का, वैसे बिल तो इन्होंने 327 का बनाया था, पर इंश्योरेंस कंपनी वाले भी बड़ी अड़ियल निकले। 294 उन्होंने जो है अप्रूव किया, तो वो कहने लगे कि बैलेंस का तो आप देंगे। तो मैंने कहा मैंने तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ी हुई है और मैं गांधी जी का अनुयायी हूँ, तो मैं तो अगले 3-4 दिन आप ही के अस्पताल में और गुजारने को तैयार हूँ, आप इस बिल को ठीक कर लीजिए। तो अल्टीमेटली जो है उनको जो है देयर टू गिव अप, और फिर उनकी टीपीए से बात हुई तो उन्होंने 294 800 में से 294 का अप्रूव, मतलब उन्होंने 800 मुझे रिफंड किए आउट ऑफ द 10,000 व्हिच वाज डिपॉजिटेड इनिशियली। तो 9200 रुपये वापस किए और 800 रुपये मेरे कटे। तो वो इंश्योरेंस वाला भी ठीक ही रहा, थोड़ा उसकी वजह से 1 दिन का स्टे बढ़ गया, तो उससे मुझे अस्पताल का गंदा खाना एक बार और खाना पड़ा। लेकिन अभी तो लाइफ स्टाइल में काफी चेंजेस बता दिए होंगे उन्होंने कि ये नहीं खाना और वॉक करना और ये सारी चीजें। नहीं, उन्होंने कहा कि बस खुश रहो। नहीं, वो तो लाइक यूनिवर्सल ट्रुथ। इसमें कुछ नहीं होता है। मैं तो 10 दिन बाद फ्लाइट लेकर कनाडा से इंडिया आ गया था, कुछ नहीं होता है। आपका कनाडा में हुआ था क्या स्टंट? हाँ, मेरा कनाडा में हुआ था, और 10वें दिन तो मैंने 24 घंटे सुदीप भाई कैनेडियन स्टंट लेके बैठे हैं। प्रदीप से इंटरनेशनल स्टंट बाज हैं। बिल्कुल राइट अरे साहब, मेरा तो आधे घंटे में उन्होंने करके रात में 12 बजे बोल दिया घर जा सकते हो, और अगले दिन मैं 12-11 बजे घर आ गया था। मतलब हार्डली 8-9-10 घंटे रहा मैं वहां पे। जी, वो तो आप ठीक कह रहे हैं। असल में प्रोसीजर तो मेरा भी कोई 45 मिनट्स का ही था। थोड़ा सा उनको जो है दिल ढूंढने में टाइम लग गया। वो कहाँ लापता है सर? वो कहीं किसी को और किसको दे रखा है, उसको छोड़ दीजिए आप। मैंने कहा मेरी वाइफ को बुला लो, तो मैंने कहा मेरी वाइफ को क्या बुला लो, तो मिल जाएगा दिल भी। ये था। अच्छा चलिए, अब ये बताइए, ये तो खैर समझ में आ गया आप लोगों के खुश होने से। सर आज पढ़ेंगे नहीं, आज थोड़ी सी गप्पे करेंगे बस, आप बंद कर, आज नहीं पढ़ेंगे। क्या बात है, क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, थोड़ा सा हम ना रिकैप करेंगे थोड़ा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ने का मूड नहीं है आपका, आपसे मिलने का मूड है बस, कि आपसे मिलेंगे और आपसे बातें करेंगे। कोई पढ़ने का मूड नहीं है आज। आप कल से पढ़ाइए। अगर पढ़ेंगे भी तो कुछ समय बाद। वो भी नहीं पढ़ेंगे।
वो ठीक है। वैसे मैं ड्रेसअप होके तो आया हूँ पूरा तैयार होके कि मैं कुछ रिकैप तो करें, ताकि मुझे ये तो कंफर्म है कि आप लोगों ने मेरे नोट्स नहीं पढ़े होंगे, तो कुछ बातों का मैंने पढ़े, सर मैंने पढ़े। हमें लग रहा है नहीं वीडियो भी गुरुजी, देखा, ऐसे पढ़ा भी कैसे है। हो सकता है कि आपके नोट ना पढ़े? अच्छा देखिए, मैं जो है मुझे थोड़ा सा अलाउ करें। उसका एक रीज़न है कि उसमें हमारे को ये एक थोड़ा सा एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि हम कुछ आगे बढ़े। सर आधे घंटे पढ़ाई, चलिए सर, आधे घंटे ज्यादा मत आधे पढ़ाइएगा। घंटे लीजिए, चलिए, थैंक यू। हाँ बस। अच्छा देखिए, डिकोडिंग ऑफ जो होरा चार्ट है वो सबसे अधिक ईजियर है। सिर्फ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमने हर चीज़ को D1 से संभालना है, D1 से निकालना है। यानी कहने का मतलब है, पहली बात तो ये है कि आप जैसे जानते हैं कि होरा 2 ही होरा बननी है। आपको 2-3 फैक्ट्स आपको मालूम हैं। एक तो ये है कि होरा के 3 पार्ट किए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में, यानी कि कहने का मतलब 15 डिग्री की एक होरा है तो विषम में पहली होरा सूर्य की है, सम में पहली होरा चंद्र की है, और जो दूसरी होरा है सम राशियों में वो सूर्य की है, और उसी प्रकार विषम राशियों में दूसरी होरा चंद्र की है। अब ये मालूम होने के बाद हमें ये देखना है कि ग्रेड हम कैसे निकालेंगे, कि हमें धनाढ्य का कैसे पता चलेगा। तो आपकी कुंडलियों में ये समझ लीजिए कि हर वो प्लैनेट जो 5 डिग्री तक का है या 15 डिग्री से 20 मिनट का है, 15 डिग्री से 20 डिग्री तक का है, यानी कहने का मतलब है कि वो इस होरा में हो या वो अगली होरा में हो, लेकिन वो प्रथम 5 डिग्री का है, वो अपने पूर्ण फल देगा। अब इसी तरीके से 5 डिग्री से 10 डिग्री का जो भी प्लैनेट आपकी हॉरोस्कोप में D1 में बैठा है वो मध्य बली है, तो वो मध्य बल देगा, यानी आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी धनार्जन के लिए। और जो भी आपका दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अगर कोई प्लैनेट आपका 20 से 25 डिग्री का है तो वो सेकंड होरा में मध्य बली है। तीसरा जो 20 डिग्री से ऊपर का जो प्लैनेट है, 25 डिग्री से ऊपर का प्लैनेट और 30 डिग्री तक का जो प्लैनेट है, वो एक तरफ की होरा में, और जो 10 डिग्री से 15 डिग्री का हो रहा है वो पहली तरफ का मतलब है विषम हो या सम हो, तो वो फिर वो बलहीन है, यानी कि वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। क्योंकि चूंकि आपको मालूम है कि विषम में पहली होरा सूर्य की है, लेकिन अगर आपका ग्रह अगर आपका 10 डिग्री से 15 डिग्री का है तो वो फिर बलहीन माना जाता है, और वो धनार्जन के लिए आपको मेहनत कराएगा या वो उतना धनार्जन नहीं देगा। दूसरी तरफ को अगर आप देखेंगे तो 25 से 30 डिग्री का अगर कोई ग्रह है तो वो विषम के केस में वो सम की होरा का होगा, तो वो फिर बलहीन हो जाएगा, तो वो उतना आपको अच्छे परिणाम धनार्जन के लिए नहीं देगा। दूसरा नियम जो हमने सीखा था वो था कि हम दशा के प्रारूप को इस तरीके से समझते हैं कि चंद्र की होरा में बैठे हुए सभी प्लैनेट मृदु होरा के होने की वजह से उन्होंने आपको परिणाम बहुत कंफर्ट के, कॉम्प्लेसेंसी के, हेल्प बाय फ्रेंड्स, फैमिली, इनहेरिटेंस, इसके द्वारा आपको धन को प्राप्त करने में आपको मदद करनी है। और जो सूर्य की होरा के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी आपको मेहनत करा के आपको धनार्जन कराएंगे। इसके बाद हमने ये सीखा था कि जो 2 ही तरह के भाव आपके एक्टिव होंगे। पहला भाव आपका है धन भाव। अगर आपकी कर्क की होरा अगर राइज हो रही है तो उसका मतलब आपका धन भाव में आपके सूर्य की होरा पड़ेगी, और अगर आपकी सूर्य की होरा अगर उदित होती है तो आपका व्यय भाव जो है वो 12th हाउस में कर्क की होरा पड़ेगी। तो जैसे कि इनका नाम है धन की होरा या व्यय की होरा, तो
तो ये अपने कर्तव्यों का निर्वाह उसी प्रकार से करते हैं। यानी जो धन की होरा में जो ग्रह होते हैं वो आपको धन के प्रति मोटिवेट करते हैं, उसके इन्वेस्टमेंट, अच्छे इन्वेस्टमेंट, उसको जमा करना, उसको इन्वेस्ट करना। और जो आपके कर की होरा में अगर अच्छे ग्रह होते हैं तो वो आपको इन्वेस्टमेंट के साथ में एंटरटेनमेंट पे खर्चा कराते हैं। इसके अलावा हमने ये सीखा है कि जो मेल होरा होती है वो मेल प्लैनेट जितने भी हैं, जैसे कि सूर्य है, मंगल है, गुरु है, ये सूर्य की होरा में अच्छे होते हैं। और जो फीमेल प्लैनेट्स होते हैं, यानी कि जैसे आपके शुक्र हो गए, चंद्र हो गए या शनि हो गए, ये फीमेल प्लैनेट्स होने की वजह से चंद्र की होरा में अच्छे प्रभाव रखते हैं। इसके अलावा हमने ये सीखा है कि सूर्य अपनी होरा में हो और चंद्र अपनी होरा में हो तो वो अच्छे परिणाम देगा। इसके अलावा हमने ये सीखा है कि मेजॉरिटी स्पीक पे चलता है, यानी कहने का मतलब है कि 9 ग्रहों में से मोर देन हाफ, यानी कहने का मतलब है कि 5 ग्रह जिस होरा पे बैठेंगे वो होरा आपकी प्रबलता के साथ में उदित मानी जाएगी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप चाहे चंद्र की होरा में पैदा हो, चाहे सूर्य की होरा में पैदा हो। इन आइदर केस जिस होरा के अंदर 5 या 5 से अधिक प्लैनेट बैठे होंगे वही होरा आपकी ज्यादा एक्टिव वर्क करती है, वो चाहे धन भाव में पड़े चाहे व्यय भाव में पड़े। अब क्या होता है कि धन भाव में अगर वो ज्यादा ग्रह होते हैं तो उसका मतलब आदमी मल्टीटास्किंग करेगा, आदमी मल्टीप्लिकेशन ऑफ धनार्जन के लिए मल्टीप्लिकेशन करेगा। और अगर व्यय की होरा में होगा तो उसके पास कंपल्सिव खर्चे होंगे। इसी के अलावा उसके एंटरटेनमेंट पे, प्लेजरेबल चीज़ों पे, इन सब पे वो खर्चा करेगा या मेडिकल पे खर्चा करेगा, जो कि कंपल्सिव खर्चा होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि एक राजयोग के रूप में इसको माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा अगर स्वतः साथ में अगर बैठ जाते हैं तो वो एक राजयोग फॉर्म कर लेते हैं, प्रोवाइडेड अगर वो आपके चंद्र की होरा में अगर राइज कर रहे हो। जैसे मैंने आप लोगों के सामने ऐश्वर्या राय की हॉरोस्कोप रखी, इसमें सूर्य और चंद्र लगन पे बैठे थे। इसी प्रकार से मैंने मुकेश अंबानी जी की हॉरोस्कोप आपके सामने दिखाई थी, जिसमें कि सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठे हुए थे धन भाव की होरा में। साथ में मैं अनिल अंबानी जी की भी हॉरोस्कोप लाया हूँ, जिसमें कि सूर्य और चंद्रमा आपके व्यय भाव में बैठे हुए। तो ये योग तो बनाते हैं, लेकिन उस योग का आधार जो है धन भाव और व्यय भाव से संबंधित होता है। यानी कि व्यय भाव में इस तरह का अगर योग बनेगा तो ऐसा व्यक्ति धनाढ्य तो होगा, लेकिन उसका पैसा जो है आउटफ्लो काफी होगा और एक समय पे जाके वो पॉपर हो सकता है। इसके अलावा हमने ये सीखा था कि गुरु के साथ एक एक्सेप्शन है कि गुरु कर्क की होरा में गुरु उच्च के हो जाते हैं। तो जैसे मैंने अमिताभ बच्चन जी की हॉरोस्कोप में आपको दिखाया था कि बाकी सारे प्लैनेट जो हैं उनकी राइजिंग होरा सूर्य की होरा में थे, लेकिन उनकी व्यय की होरा कर्क की होरा में सिर्फ गुरु अकेले उच्च के बैठे थे। अब इसी में एक एडिशन ये है कि मंगल भी कर्क की होरा में नीच के हो जाते हैं। सपोजिंग ये व्यय भाव में अगर आपके मंगल नीच के होंगे तो और अगर सपोज गुरु भी जो कि कारक है धन के, उनके साथ बैठे होंगे तो आप धनार्जन तो करेंगे, लेकिन साथ में आपका प्रॉपर्टीज को लेकर, एसेट मेकिंग को लेकर आपका ओवर एक्सपेंडिचर्स आपके होंगे। ये इसके बाद अब आप आइए D1 पे। इसमें कहा जाता है कि सपोजिंग आपके सूर्य की होरा राइज हो या चंद्र की होरा राइज हो और सूर्य एक अच्छी स्थिति में बैठे हों, लेकिन अगर सूर्य आपके त्रिक या त्रिषडाय भाव में D1 में बैठे हैं, त्रिक कौन कौन से हो गए 6, 8, 12 और त्रिषडाय हो गए 3, 6, 11। अगर इन भावों में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति पैसा स्वयं के ऊपर खर्च नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जो है वो खर्चा करेगा अपने परिवार पे, उसके पैसे को एंजॉय करेंगे उसके बच्चे, उसके अपने भाई, उसके अपने रिश्तेदार, उसके दोस्त।
लेकिन वो स्वयं पे खर्चा नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अब कोई भी मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल ला सकता हूँ, अगर वो आधे घंटे के अंदर समय मिला तो। बहरहाल कहने का मतलब है कि आप ये समझ आइए कि जो सूर्य है, सपोज सूर्य की होरा राइज हो रही है, सूर्य की होरा राइज हो रही है, तो भी सूर्य की स्थिति को आपको D1 में देखना है। इन 7 स्थितियों में पहली स्थिति है त्रिक भाव 6 8 12, दूसरी स्थिति है त्रिषडाय 3 6 11, और तीसरी स्थिति है सूर्य का नीच का होना। अगर वो नीच के हो जाते हैं तो ये 7 स्थितियों के अंतर्गत व्यक्ति अपना स्वयं का धनार्जन में तो लगा रहेगा और कमाएगा भी खूब, लेकिन अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा। उसके पैसे को उसके बच्चे एंजॉय करेंगे, उसकी पत्नी एंजॉय करेगी, दूसरे लोग एंजॉय करेंगे। ये है नहीं। अब इसके विपरीत में क्या है कि सपोजिंग किसी का सूर्य की होरा राइज हो रही है और चंद्रमा जो है वो व्यय की होरा में आ जाते हैं, और चंद्रमा एक इमोशनल प्लैनेट है, तो यहाँ पे नियम थोड़ा उल्टा ये हो जाता है। यही चंद्रमा D1 चार्ट के अंदर केंद्र और त्रिकोणों में बैठे हों, उच्च के बैठे हों, स्वराशिस्त बैठे हों, अच्छी स्थितियों के अंदर बैठे हों, तो ऐसा आदमी इमोशनली खर्चा करता है। देखिए कई बार क्या होता है कि आपको बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो इम्पल्सिव खर्चा करते हैं। एक आदमी ने खरीदते समय तो मर्सिडीज ले ली, फिर वो उसकी अब किस्तें भरने में लगा है, फिर वो परेशान है कि उसका जॉब चला गया तो अब किस्त कैसे जाएगी। तो ये इसके अलावा व्यय की होरा का बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाना विद मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स, उसमें क्या होता है कि अगर आपकी सपोजिंग ऐसे आप ले लीजिए कि आपकी चंद्रमा की होरा राइज हो रही है और धन भाव में सूर्य की होरा आ गई, लेकिन चंद्र की होरा एक क्लस्टर में है विच हैज गॉट मोर देन 5 प्लैनेट्स। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऐसे आदमी को धनार्जन में अपने परिवार के द्वारा और इसके अलावा अपने पैतृक संपत्ति के द्वारा, इन सब के द्वारा धन तो मिलेगा, लेकिन वो धन को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स का जमावड़ा होने से वो उसको, अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि जितने भी प्लैनेट्स यहाँ बैठे हैं राइजिंग होरा में, इनकी अपनी स्थिति को D1 में देखा जाता है। सपोजिंग उसमें से मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स आपके त्रिक या त्रिषडाय भाव के हो गए, फंक्शनल मेलिफिक हो गए, दशाओं के अंदर आ गए। आपको दशाएं तो अच्छी पड़ी, क्योंकि चंद्र की होरा की दशाएं जो है मृदु दशाएं मानी जाती हैं, लेकिन आप उसमें काम नहीं करेंगे। उसमें आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ों को यू विल टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और आप जो है धन का अपव्यय करेंगे। अब इसी में आप थोड़ा सा डिफरेंटली देख लीजिए, सूर्य की होरा राइज कर रही है और व्यय भाव के अंदर में क्लस्टर आ गया। क्लस्टर का मतलब मैं जब भी क्लस्टर वर्ड यूज करूंगा, देयर आर मोर देन 5 प्लैनेट्स। तो अगर जैसे अनिल अंबानी जी के केस में है, तो क्लस्टर जब हो जाता है तो ऐसा आदमी ओवर स्पेंडिंग करता है, ओवर इन्वेस्ट करता है, और वो धीरे धीरे फंसता चला जाता है और धीरे धीरे धन का अपव्यय शुरू होने लगता है और वो धन को नहीं संभाल पाता। ये वो आप लोगों के सामने बस ये कुछ नियम बताने थे। और कुछ हाँ, इसमें ये है कि मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी, राइजिंग होरा के अंदर किन चीज़ों को हमें दृष्टिगोचर करना है। राइजिंग होरा में हमने देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लगन का स्वामी, आपका धन भाव का स्वामी यानी कि सेकंड हाउस का जो कि वेल्थ का है, आपके लाभ भाव का स्वामी यानी कि 11th का लॉर्ड, और इन दोनों के प्रिंसिपल कारक, इन दोनों के ही प्रिंसिपल कारक गुरु हैं। अगर वो सब साथ में बैठे होंगे तो ऐसे में काफ़ी अच्छा धनार्जन देते हैं, और बड़े इवन सूर्य की होरा में भी केक बॉक्स देने लगते हैं। मेहनत तो कराते हैं, लेकिन वो मेहनत का जो फल होता है वो मैनी फोल्ड आदमी के जीवन में आने लगता है। इसी में थोड़ा सा डिफरेंटली इसे व्यू कीजिएगा कि सपोज राइजिंग होरा के अंदर में लगन के स्वामी के साथ में आपका द्वादशेश आ जाए, तो द्वादश भाव आप जानते हैं व्यय का भाव है, तो उसमें क्या होगा
कि व्यय के भाव के लॉर्ड के लगन के स्वामी के साथ में राइजिंग हो रहा, जो भी राइजिंग हो रहा है, राइजिंग हो रहा आपको पता कैसे चल जाती है कि अगर आप कोई भी ग्रह आपका विषम राशि में बैठा है और पहले 15 डिग्री का है तो उसका मतलब है कि वो सूर्य की होरा में जाएगा। विषम राशि आप जानती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन राशियों में बैठा हुआ अगर प्लैनेट 15 डिग्री से ऊपर का है, 15 डिग्री 1 सेकंड का है, तो उसका मतलब वो जो है कर्क की होरा में जाएगा। और सम राशियों के अंदर में जो पहली होरा है 15 डिग्री तक की, वो सम यानी कि कर्क की होरा में रहेंगे, और 15 डिग्री 1 सेकंड से लेकर 30 डिग्री तक वो सूर्य की होरा में रहेंगे। तो जब मैं राइजिंग होरा की बात कर रहा हूं तो ये राइजिंग होरा दोनों पे ही लागू होगा। यानी कि अगर आपकी विषम राशि में की का लगन है और उसकी सूर्य की होरा आपकी राइज हो रही है, लेकिन लग्नेश के साथ में द्वादशेश बैठे हुए, तो द्वादशेश बैठे हैं तो उसका मतलब आपका एटीट्यूड टू स्पेंड वो आपके अंदर में कूट कूट के भरा होगा। यानी कि ऐसा आदमी जो है पैसे उधार लेके पैसे उधार देता है, यानी कि वो अपनी तरफ से वो हर वो कोशिश, नामुमकिन सी कोशिश भी करेगा कि वो और ज्यादा दलदल के अंदर फंसता चला जाए। अब यहाँ पे एक दूसरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना कि द्वितीयेश भी बैठे हैं और द्वादशेश भी बैठे हैं लगन के स्वामी के साथ। तो ऐसा आदमी हमेशा टाइट रोप वॉकिंग क्यों करता है? क्योंकि वो कमाने के लिए खूब कमाता है और खूब खर्च करता है। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे आदमी को जिंदगी भर इन स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, जिन स्थितियों में उसको स्ट्रगल मिलेगा, कमाएगा, फिर खर्च करेगा। ये तो कुछ इसके सामान्य नियम है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जितने भी नियम हैं वो सारे के सारे बहुत ही इजी हैं। अब जिन कंपोनेंट्स को हम बहुत ज़्यादा देखते हैं इनमें, वो कंपोनेंट्स होते हैं नंबर 1 आपका D1 का लगना लॉर्ड, उसकी डिग्निफाइड पोजीशन है, और लगन का लॉर्ड जो है वो राइजिंग होरा में अगर वो विद्यमान है या धन भाव की होरा में विद्यमान है, तो इसका मतलब है कि वो आपको एक एटीट्यूड टू एक अच्छा एटीट्यूड, एक अच्छा एट्रीब्यूट आपके अंदर क्रिएट करेगा कि आप धनार्जन के लिए, क्योंकि होरा का चार्ट बना किस लिए है? विस्तार के लिए बना है द्वितीय भाव के। द्वितीय भाव को हम वेल्थ का भाव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो 11th हाउस है, जो गेन का हाउस है, वो रिकरिंग गेन का हाउस है। यानी आपका मकान उठ गया किराए पे तो आपको इनकम एक एडिशनल आ गई, या आपको जॉब लग गया तो आपको एक इनकम एडिशनल आ गई, लेकिन वो कोई परमानेंट चीज नहीं है। जिस दिन जॉब छूटा उस दिन वो बंद हो गई, या जिस दिन आपका किराएदार आपका चला गया उस दिन आपकी वो इनकम खत्म हो गई, या आपने शेयर मार्केट में अगर आप किया गेन कर गए तो 11th हाउस से आपको गेन हो गया, और अगर नहीं अगर गेन हुआ, लॉस हुआ तो लॉस हो गया। ये इसमें पहला कंपोनेंट होता है लगन का स्वामी का, जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो द्वितीय भाव के स्वामी का, तीसरा कंपोनेंट होता है इन दोनों के प्रिंसिपल कारक का, यानी कि गुरु का, क्योंकि वो द्वितीय और एकादश दोनों के प्रिंसिपल कारक है। चौथा कंपोनेंट होता है आपके आत्मकारक का, पांचवा होता है अमात्य कारक का, छठा होता है मातृ कारक का, और सातवां होता है दारा कारक का। ऋषि पाराशर के अनुसार इन सभी भावों के जो चर कारक हैं, उन चर कारकों की प्रकृति को आपको समझना होगा। आपको धनाढ्य बनाने में आत्मकारक, अमात्य कारक, मातृ कारक और दारा कारक पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। लेकिन जो भ्रातृ कारक है, भ्रातृ कारक आपको रोगों पे खर्च कराता है। अगर भ्रातृ कारक अगर राइजिंग होरा में है तो कम खर्च कराएगा। व्यय की होरा में है, जो कि सूर्य के होरा के राइज होने पे वो कर्क जो है वो व्यय भाव में आ जाता है। वहां पे अगर भ्रातृ कारक चूंकि वो 3rd हाउस का कॉरस्पॉन्डिंग प्लैनेट है, तो वो आपको अधिक खर्चा मेडिकल में कराता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि गणाति कारक, ज्ञाति कारक, जो आपका दारा कारक से ऊपर की डिग्री का प्लैनेट है, वो जो कि आपके पास्ट लाइफ के डेड बैलेंस का कारक है। अगर लगन में होगा तो आपकी स्ट्रगल्स को बहुत बढ़ा देगा, अगर राइजिंग होरा में होगा तो आपके स्ट्रगल को ज्यादा बढ़ाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 4 कदम आगे और 2 कदम पीछे। और अगर व्यय में होगा तब तो फिर वो फ्री होल्ड होगा,
यानी कहने का मतलब है कि वो कहेगा यार ये तो मेरा अपना खुद का घर है, तो मस्ती करो, तो फिर वो आपको ऐसे खर्चे पालने का शौक देगा, चाहे वो एडिक्टिव हों, चाहे वो अननेसेसरली ज़्यादा स्पेंडिंग के हों। इस प्रकार से आपको स्पेंड कराता रहेगा और नुकसान देगा। एक इसमें आते हैं फिर पुत्र कारक। पुत्र कारक के बारे में ऋषि पारशा ने कहा है, पुत्र कारक चूंकि पंचम भाव से संबंधित हैं, तो अगर वो अच्छे बैठे हैं D1 चार्ट में, यानी कि कोई योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, जैसे कि केंद्र और त्रिकोण के संबंध होते हैं, तो वो फिर आपको संतान से, और दूसरा हर वो चीज जो देखिए संतान को आप प्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रकार से आप आइडियाज को भी प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरह से आप जो है कविता को भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप एक कवि हैं, अगर आप प्रोजियक हैं, तो इसका मतलब आप नॉवेल्स हैं, गद्य की कोई चीज है, उनको आप प्रोड्यूस करें। तो वो अगर वो बहुत अच्छा D1 में बैठा है, तो वो आपको कुछ टैलेंट्स क्रिएट कर देगा, जिससे आपको आसानी से धन मिलेगा। लेकिन चूंकि ये कंडीशनल हो जाते हैं, जबकि बाकी 4 कारक, अमात्य कारक, आत्म कारक, अमात्य कारक, मातृ कारक और दारा कारक, सर्वदा अच्छे परिणाम देने वाले हैं, उनमें कोई कंडीशंस नहीं है। इस वजह से पुत्र कारक को उन्होंने इसमें ऐड नहीं किया। पुत्र कारक के लिए आवश्यक है कि वो D1 में बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि राजयोग फॉर्म करने वाला होना चाहिए और अच्छी स्थितियों में बैठा होना चाहिए। तो न केवल वो आपको संतान के द्वारा देगा, और हर वो चीज जो आप प्रोड्यूस करते हैं, संतान को भी तो आप ही पैदा करते हैं, आप कोई टैलेंट को भी तो आप ही स्किल्ड बनाते हैं। वे अगर आपकी बॉर्न टैलेंट भी अगर कोई है, जब तक कि आप उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, तो बॉर्न टैलेंट फिर वो उतनी मजी भी नहीं होगी कि सब लोग उसको पसंद करें। प्रतापशील साहब, क्या आप क्या वहां होके आए हैं क्या? तिरुपति बालाजी में कुछ बाल वाल दान करके आए हैं क्या? नहीं सर, ऐसे एक पूजा थी हरिद्वार में, तो उसी में जी। तो वेट आपका काफी कम हो गया होगा। जी सर, जी सर, जी। अच्छा। बहरहाल ये बातें जो हैं, ये एक निचोड़ है जो मैंने अभी तक आप लोगों को भेजे हैं, उसका ही एक निचोड़ है। और हाँ, अब एक चीज और है। इसमें जो एक नियम और है, वो नियम है कि क्वांटिफिकेशन जो है वो थोड़ा अरिथमेटिकल है। इसमें क्वांटिफाई करना कि एक आदमी के ग्रेड्स कहाँ फॉल करेंगे, वो थोड़ा सा, अगर आप मुझे 5 मिनट का समय दें तो मैं एक टेम्पलेट आपके सामने दिखाता हूँ, क्योंकि क्वांटिफिकेशन से ना आप अपनी हॉरोस्कोप पे वर्क कर पाएंगे। इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स, क्योंकि इसमें मतलब नेम सेक का अरिथमेटिक है। कहाँ से आ रहे हैं? और बताओ उनको। गुरुजी, ये कारक जो बता रहे हैं राहु छोड़ के ना? नहीं, राहु और केतु को तो साथ ही बैठते हैं, और राहु और केतु को हमेशा इसके अंदर राहु और केतु को लिया जाता है एज मेल प्लैनेट्स। नहीं सर, ये कारक जो है आत्म से लेके ज्ञाति तक, तो वो मैंने सबको म्यूट किया, अब आप अनम्यूट करके पूछे। ये मैं 4 कारकों की बात कर रहा हूँ जी। चर कारक में जो आत्म कारक से ज्ञाति कारक तक हैं, तो उसमें सर इस स्कीम में, एक स्कीम में राहु को लेते हैं, एक स्कीम में राहु को नहीं लेते हैं। नहीं, वो जो है ना, वो जेमिनी के अंदर है। उसमें क्या होता है कि जब भी कभी ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि 2 ग्रह जो हैं बराबर की डिग्री के होते हैं, बराबर के मिनट के होते हैं, बराबर के सेकंड के होते हैं। ये 1:1 लाख में होगा। तो ऐसी स्थिति में राहु को कारक लिया जाता है। राहु को अदरवाइज कारक नहीं लिया जाता। राहु को कारक सिर्फ तभी लिया जाता है
जब दो ग्रह डिग्री और मिनट में बराबर होते हैं, यानी कि वो मातृकारक बन गए। सपोज दो प्लैनेट आपके मातृकारक बन गए, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो राहु की डिग्रीज पे आधारित होता है, राहु को उसमें ले लिया जाता है कारकों में, लेकिन वो जैमिनी ज्योतिष की बात है। इसमें पाराशर ऋषि ने इस बारे में कोई बात नहीं की। अच्छा, अब आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा स्लाइट अरिथमेटिक दिखाता हूँ। अच्छा, आप देखिए यहाँ से, ये तो जो पॉइंट है आपके, ये पॉइंट तो मैंने वही लिखे हैं जो प्लैनेट्स प्लेस्ड इन द सन हो रहा, उनकी जो दशा होती है, जो प्लैनेट सूर्य की हो रहा मतलब उनकी दशा थोड़ी हार्डशिप की होती है, लेकिन गेनफुल होती है। इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके फंक्शनल नेचर पे सूर्य के, और उसके गुड प्लेसमेंट इन D1 एंड D9 पे होती है। वे भाव अगर हैवी है, यानी कि सूर्य की हो रहा राइज हो रही है, लेकिन अगर कर की हो रहा जो कि वे भाव पे पड़ती है, वो अगर धन भाव से ज़्यादा अगर हैवी हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को धनार्जन में परेशानियां होती है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि होरा जो है पूर्ण बली होती है पहली 5 डिग्री में, मध्य बली होती है 5 से 10 में, और लीस्ट बली होती है थर्ड पार्ट में, यानी कि 10 से लेकर 15 डिग्री तक। और वही एप्लीकेबल है सेकेंड होरा में, 15 से 20 में पूर्ण बली, 20 से 25 में मध्य बली, और लीज बली होती है 25 से 30 डिग्री में। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, लेकिन बड़ी जल्दी आपको याद हो जाएगा। हर प्लैनेट को D1 चार्ट में किस तरीके से देखा जाता है, एवेल्युएट किया जाता है। अगर प्लैनेट जिस होरा में भी बैठा हो, चाहे वो D1, चाहे वो राइजिंग होरा में हो, या वो द्वितीय धन भाव की होरा में हो, या वो व्यय भाव की होरा में, कर की होरा में हो, अगर वो प्लैनेट D1 के अंदर एग्जॉल्टेड है तो उसको 5 पॉइंट मिलते हैं। अगर वो स्वक्षेत्रीय, इसको आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, लेकिन मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें अगर स्वक्षेत्रीय है तो उसको 4 पॉइंट मिलेंगे। इनको आपको याद करना है, क्योंकि नहीं तो हमें बार बार इसको रिफर करना पड़ जाएगा। एग्जॉल्टेड है तो 5 पॉइंट, स्वक्षेत्रीय है तो 4 पॉइंट, अगर मित्र की राशि में है तो 3 पॉइंट, अगर सम राशि में है तो 2 पॉइंट, एनिमी साइन में है तो 1 पॉइंट। इसे मैं दोबारा बोलता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ताकि हमें बार बार फोर्थ पे वापस ना जाना पड़े। अगर प्लैनेट अगर उच्च का है D1 चार्ट के अंदर, उसको 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर स्वक्षेत्रीय है तो उसे 4 पॉइंट मिलेंगे। मित्र की राशि में है तो 3 पॉइंट मिलेंगे, अगर सम राशि में है तो 2 पॉइंट मिलेंगे। एनिमी साइन, यानी कि इसमें देखा जाता है कि साइन क्या मानता है। अच्छा, अब आप याद रखिएगा, इस बात को आपने जहन में रखना है कि सब, जैसे कि आप मंगल और शनि है, मंगल शनि को न्यूट्रल मानते हैं, लेकिन शनि मंगल को अपना शत्रु मानते हैं। सपोज शनि अगर मंगल की राशि में बैठेंगे, तो मंगल चूंकि शनि को न्यूट्रल मानते हैं तो हम न्यूट्रल लेंगे, राशि को से हम से डिसाइड करेंगे, ग्रह से डिसाइड नहीं करेंगे। मंगल के 3 शत्रु हैं, सूर्य, चंद्र और शनि। नहीं सॉरी, शनि के 3 शत्रु हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल। शनि के 3 शत्रु हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल। लेकिन मंगल जो है शनि को न्यूट्रल मानते हैं। तो अगर सपोजिंग शनि अगर मंगल की राशि में बैठेंगे, तो शनि तो मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन जो राशि का नाथ है वो मंगल को मतलब मंगल जो राशि का नाथ है वो शनि को न्यूट्रल मानता है। तो हमने उसको न्यूट्रल लेना है, हमने उसे शत्रु नहीं लेना। तो इस बात का याद रखना हमें। तो उसमें अगर उच्च का है तो 5 पॉइंट, स्वक्षेत्रीय यानी कि स्वग्रही है तो 4 पॉइंट, मित्र की राशि में है 3 पॉइंट, सम राशि में है 2 पॉइंट, एनिमी साइन में 1 पॉइंट, और अगर वो नीच का है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे 0 पॉइंट मिलेगा। इसी चीज को फिर दोनों होराज में देखा जाता है। अगर प्लैनेट आपका D1 चार्ट के अंदर गुरुजी इसमें मूल त्रिकोण साइन नहीं आया। नहीं, बस वो स्वराशी हो गया ना, स्वराशी हो गया। Go out in nature to enjoy nature, and that is a really important factor. Then spiritual
remedies for good health, right thinking, right knowledge, Vedantic, yogic knowledge, yoga bigger than just the physical yoga, the Vedantic knowledge, here at SGC. Please keep राजेश चतुर्वेदी साहब इसे ऑन ना करें प्लीज। अच्छा देखिए, बता तो अच्छा रहे थे कि योगा के बारे में बता रही थी लेडी, लेकिन मेरा कहने का मतलब कोमिला सटन की आवाज है, मुझे पता नहीं किसकी है, क्या फर्क पड़ता है। मुझसे तो डॉक्टर ने कहा है कि पत्नी के अलावा किसी को मत देखो। खुश रहो बस। काफी उनको 70 पार हैं वो तो ठीक है, मेरा स्टंट भी तो सेकंड हैंड लगा है। सेकंड हैंड कैसे? कोमिला सटन बोल रही थी। अच्छा, मैंने इनको सुना नहीं कभी। अच्छा देखिए, अब आप ऐसा है कि हमने इसको जल्दी खत्म करना है, तो अब आपने ये समझना है कि आपने हर प्लैनेट को आपने पॉइंट्स देने हैं, ताकि आपको पता चले कि आपका धन भाव जो है स्ट्रांग है या व्यय भाव स्ट्रांग है या लगन में पड़ने वाली होरा आपकी स्ट्रांग है। तो प्रत्येक पॉइंट को D1 चार्ट से निकाला जाता है। प्लैनेट अगर उच्च का है तो उसको 5 पॉइंट, स्वक्षेत्री है। जगदीश नयन साहब, जब हम स्वक्षेत्री बोलते हैं ना, तो यहाँ उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया मूल त्रिकोण और स्वराशि, ये दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि मूल त्रिकोण भी तो स्वक्षेत्री हुआ। मूल त्रिकोण तो एक तरह से उच्च का हुआ, उच्च के करीब हुआ। कैसे हुआ? गुरुजी, चंद्रमा वापस कर्क राशि में स्वयं क्षेत्रीय है और वो वृष के अंदर वो होते हैं मूल त्रिकोण राशि। उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे स्वक्षेत्री से मतलब है। वो अगर उच्च का हो गया, मेरी बात आप सुनिए, अगर वो वृष का हो गया तो उसे 5 पॉइंट मिल जाएंगे। 4.5 दे देते हैं। नहीं 5 पॉइंट मिल जाएंगे उसको। देखिए ऐसा है, ये ना कोई मिंट वाली कोई क्लास नहीं है। नहीं, मूल त्रिकोण को 4.5 दे देते हैं, ये कह रहे हैं सर। नहीं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ऋषि पाराशर ने जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से हम समझते हैं। अगर मूल त्रिकोण का है अथवा ग्रह अगर स्वराशिस्थ है, अगर चंद्रमा वृष राशि का है तो उसे 5 पॉइंट मिलेगा, बस यूं समझ जाइए, क्योंकि वो उच्च का है। अब वो डिग्रीज को नहीं देखा जाता, उसमें डिग्रीज को हम नहीं देखते कि वो 3 डिग्री तक उच्च का है, 3 से 30 तक वो मूल त्रिकोण का है। बस आप यूं समझिए, वृष का है तो उच्च का है, उसको 5 पॉइंट मिलेंगे। देखिए जो पॉइंट का जो सिस्टम बना है, ये पॉइंट का सिस्टम जो है आपके नोटों को गिनने की कोई टेलर मशीन नहीं है। एक अंदाजा लगाने की है कि आपको धन कितनी आसानी से मिलेगा और किस लेवल का मिलेगा। ये कहा तो जगदीश नयन साहब ने ठीक था, लेकिन बात यह है कि हम जो स्ट्रिक्टली क्लासिकल्स के कैलकुलेशंस पे जाते हैं, इसमें उन्होंने जो कैटेगरीज बनाई हैं, पहली कैटेगरी में है कि अगर उच्च का ग्रह है तो 5 पॉइंट, अगर स्वराशिस्थ ग्रह है तो 4 पॉइंट, अगर कर्क का चंद्रमा होगा तो उसको 4 पॉइंट मिलेंगे, वृष का होगा तो 5 पॉइंट मिलेंगे, और अगर मित्र की राशि में है तो 3 पॉइंट, सम की राशि में है तो 2 पॉइंट, एनिमी साइन में है तो 1 पॉइंट, और डेबिलिटेशन में है। अब डेबिलिटेशन पे भी एक बात हो सकती है, आप कहेंगे डेबिलिटेशन तो सचिन की तेंदुलकर की और उसको 3 है, वीरेंद्र सहवाग के 3 है, शाहरुख खान के और ऐश्वर्या राय के 2 हैं, और उनका नीच भंग होता है तो उनको मीटियोरिक राइज मिला है। यहाँ उससे मतलब नहीं है, यहाँ तो हमने एक स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट देखना है। प्लैनेट को जो पॉइंट एलोकेशन है वो आपके कार्मिक साइकिल पे आधारित है। अगर वो नीच का है तो उसको 0 पॉइंट मिलेगा। इसी प्रकार से उनको देखा जाता है होरा के अंदर का। मेल प्लैनेट जो है सूर्य की होरा में, जी बोलिए। अगर नीच भंग हो रहा है तो फिर वो उच्च के बराबर आ जाएंगे? नहीं है। पहले सुन लेने दीजिए, सबको सुन लेने दीजिए, बीच में टोक के सब गड़बड़ कर देते हैं, फ्लो खराब हो जाता है। सॉरी प्रदीप जी। जगदीश नाथ साहब नहीं आएंगे। मैंने आपको बताया कि जो भी ग्रह आपके नीच के होते हैं
आप यूं मान के समझिए कि वो ग्रह अपना प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में डेफिनेट लेके आते हैं। नीच भंग हो जाने पे, जैसे मेरी एक क्लाइंट है, उनका नीच का गुरु है, तो उनका खुद का कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन उसका नीच भंग है, तो उन्होंने क्या है, अपनी बहन का ही एक बच्चा गोद ले लिया। तो आप इसे क्या स्थिति को क्या बोलेंगे? बच्चा तो बहुत सुंदर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनका तो नहीं है। समझिए आप बात। तो कहने का मतलब है जो ग्रह आपका नीच का है तो वो नीच का है, तो जो नीच का ग्रह है उसको 0 पॉइंट है। अब इसी प्रकार से इसको देखा जाता है दोनों होरा में। मेल प्लैनेट जो सूर्य की होरा में, मेल प्लैनेट सूर्य की होरा में अगर होते हैं तो उनके पॉइंट डबल हो जाते हैं, और फीमेल प्लैनेट्स अगर मून की होरा में होते हैं तो पॉइंट्स डबल हो जाते हैं, ऑपोजिट होरा में हाफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल का भी डिफ्रेंसिएशन उस ग्रह की प्रकृति पर आधारित ना होके उस ग्रह की पोजाइटेड प्लेस्ड पोजीशन इन दी D1 पे आधारित है। जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर जो 5th पॉइंट है वो है कि प्लैनेट्स जो अगर मेल साइन में अगर D1 में बैठे हैं और मेल हो रहा में है सूर्य के, तो उनको डबल पॉइंट मिलेगा। और जितने भी ऑड साइंस हैं वो मेल साइन लिए गए हैं। D1 में जितने भी ऑड साइंस है वो सब मेल साइन है, जितने भी इवन साइन है वो फीमेल साइन है। अब ये मुकेश अंबानी जी की हॉरोस्कोप है, एक बार इस पे नजर फेर लीजिए, फिर मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। और अगर वो फीमेल साइन में है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया फीमेल साइन में है, और वो चंद्र की होरा में बैठे हैं, तो उनके डबल पॉइंट हो जाएंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट फ्रॉम श्री मुकेश अंबानी जी हॉरोस्कोप। इनकी मैंने बर्थ इसलिए लिखी है क्योंकि ये जो टेम्पलेट है इसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ तो आ जाता है, लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ नहीं आता, तो इसलिए मैंने प्लेस ऑफ बर्थ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है बॉर्न इन एडनबर्ग, यमन। अब इस हॉरोस्कोप में क्या है कि सूर्य एग्जॉल्टेड है। देखिए सूर्य उच्च के बैठे हैं, तो सूर्य उच्च के बैठे हैं सन की होरा में। ये देखिए कहाँ बैठे हैं, बस सूर्य की होरा में बैठे हैं, तो उनके पॉइंट डबल हो जाएंगे, यानी कि 5 के 10 पॉइंट हो गए इनके। क्योंकि ये मंगल की होरा में बैठे हैं, ये मंगल जो है एक ऑड साइन है, तो ये मेल होरा में बैठे हैं सूर्य, उच्च के भी हैं, उच्च के होने पर इनको 5 पॉइंट मिलते हैं। और चूंकि ये मेल साइन में बैठे हैं, यानी कि ऑड साइन में बैठे हैं और सूर्य की होरा में है, तो उनको डबल पॉइंट इनको मिलेंगे, यानी कि 10 पॉइंट। अब चंद्रमा है, चंद्रमा एक फ्रेंड के साइन में बैठे हुए हैं, तो उनको 3 पॉइंट मिलते हैं। अब देखिए इनकी चंद्रमा कहाँ है, गुरु की राशि में है, लेकिन ये मेल साइन है क्योंकि 9 नंबर है, लेकिन ये मित्र की राशि में है। और मैंने आपको बताया था कि स्वक्षेत्री के बाद फ्रेंड के साइन में 3 पॉइंट मिलते हैं, तो इनको ये 3 पॉइंट्स मिलेंगे। और मेल होरा में बैठे हुए हैं ये चंद्र, ये देखिए आप चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, मेल होरा में, यहाँ मेल साइन में बैठे हैं, यानी कि ऑड साइन में बैठे हैं, और मेल की होरा में बैठे हैं सूर्य चंद्र, तो इनके पॉइंट डबल हो गए। यानी कहने का मतलब है कि ये 6 पॉइंट इनको मिल गए। मंगल जो है ओन हाउस के हैं, तो मेल साइन में ओन हाउस के प्लैनेट को 4 पॉइंट मिलते हैं। मंगल आप एक मिनट, मंगल यहाँ गलती कर गया मैं, ये इसको मैं ठीक कर दूंगा। मंगल के पॉइंट कम हो जाएंगे क्योंकि मंगल जो है यहाँ पे फीमेल साइन में बैठे हुए हैं। ओहो, कोई बात नहीं, आप इसको यूं समझ लीजिए, जो सही है उसको समझिए। मंगल एक फीमेल साइन में बैठे हुए हैं और ये बैठे हैं न्यूट्रल साइन के अंदर। मंगल और शुक्र दोनों तरफ से न्यूट्रल होते हैं, तो सम होते हैं, तो सम की केस में मंगल को जो पॉइंट्स मिलेंगे न्यूट्रल में 2 पॉइंट, और ये इनको यहाँ पे जो जहाँ ये 4 लिखा है वहाँ पे 2 पॉइंट हो जाएंगे, और मेल होरा में बैठे हैं तो हाफ हो जाएगा, मतलब 1 पॉइंट होगा। देखिए मंगल इनका मेल होरा में बैठा है तो 1 पॉइंट हो जाएगा, तो इसका मतलब है जो हमने यहाँ पे 8 लिखा है तो 8 के बदले 1 पॉइंट होगा। इसको मैं ठीक कर दूंगा भेजने के पहले आपको। अब देखिए वीनस को मंगल तो फीमेल होरा में बैठा है, चंद्र की होरा में बैठा है मंगल। हाँ, लेकिन वहां पे
मंगल कहाँ, मंगल तो सूर्य की ओर में बैठे हैं, ये देखिए। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी। तो पॉइंट 1 हो गया ना, तो उसको मैं ठीक कर दूंगा पॉइंट को। वीनस जो है वो मेल साइन में बैठे हैं लेकिन न्यूट्रल साइन में बैठे हैं। अब आप वीनस पे आइए। वीनस इनके जो है मेल साइन में बैठे हैं, यानी कि एरीज में बैठे हैं, लेकिन मंगल के साथ में उनका न्यूट्रल संबंध है। मंगल और शुक्र एक दूसरे को न्यूट्रल मानते हैं। तो न्यूट्रल साइन के अंदर में आप जानते हैं कि न्यूट्रल साइन में 2 पॉइंट मिलते हैं, बाकी का सब ठीक होगा। वीनस जो है वो मेल साइन में बैठे हैं लेकिन न्यूट्रल साइन में बैठे हैं, इससे 2 पॉइंट मिलेंगे। मेल होरा में बैठे हैं, क्योंकि ये मेल साइन में बैठे हैं और मेल होरा में बैठे हैं, यानी मंगल आप देखिए कहाँ बैठे हैं, सूर्य की होरा में बैठे हैं, यानी कि मेल होरा में बैठे हैं। तो इनके पॉइंट जो हैं वो मेल साइन के होने और मेल होरा में बैठने की वजह से डबल हो जाएंगे, ये 4 हो गए। हमने 7 पॉइंट इनके यहाँ से हटाने हैं, 1 पॉइंट होगा यहाँ पे। अब शनि जो है वो न्यूट्रल साइन में बैठे हैं। शनि कैसे न्यूट्रल साइन में बैठे हैं? शनि मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल जो है वो शनि को न्यूट्रल मानते हैं। तो शनि न्यूट्रल साइन में बैठे हैं, तो न्यूट्रल साइन में 2 पॉइंट मिलते हैं। और अब हम देखते हैं कि शनि बैठे कहाँ हैं, यहाँ सूर्य की होरा में, यानी कि मेल होरा में। तो शनि जो है न्यूट्रल साइन में है, मार्स कंसिडर न्यूट्रल। तो फीमेल साइन में जो पॉइंट्स बैठे कहाँ हैं वो, सॉरी, शनि जो है वो बैठे कहाँ हैं, सम राशि पे, यानी फीमेल साइन में बैठे हैं। आपको मैंने अभी बताया था कि जो ऑड साइंस है वो सारे मेल साइंस हैं, इवन साइंस है वो सारे फीमेल साइंस हैं। तो शनि जो है, शनि वो न्यूट्रल साइन में बैठे हैं, तो फीमेल साइन में है तो पॉइंट 2 होंगे, लेकिन मेल होरा में है तो पॉइंट हाफ हो जाएंगे, यानी कि 1 पॉइंट मिलेगा। तो टोटल पॉइंट धन भाव में सूर्य की होरा में 10, 6, 8, 4, 1, 8 को आपने क्या करना है, 1 कर देना है। तो 29 हो गया, 29 में से आप 7 घटा दीजिए, यानी कि एक्चुअल में कितना हुआ, 22। ये बात समझ में आ गई? यहाँ मंगल में थोड़ा गलती हो गई है। तो मंगल क्या है, चूंकि वह फीमेल साइन में बैठे हैं और न्यूट्रल साइन में बैठे हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे, और मेल होरा में चूंकि बैठे हैं सन की, तो फीमेल साइन का प्लैनेट मेल होरा में बैठा है तो 1 हो जाएगा, डबल नहीं होगा, हाफ होगा। तो उसका मतलब क्या है कि 8 के बदले 7 हो जाएंगे। तो आपने 7 कम कर देना है 29 से। तो एक्चुअल जो आपके पास में ये टेम्पलेट पहुंचेगा या ये नोट्स पहुंचेगा तो यहाँ पे 22 लिखा होगा। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है कि नहीं? एक गलती हो गई है, एरर ऑफ राइटिंग हो गई। जी सर क्लियर है, वो सही है सर, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको 22 पॉइंट्स आपको मिलेंगे इनके धन भाव में। अब आइए, अब हम मून होरा को हम इनके एग्जामिन करते हैं। जुपिटर पे आप आइए। मून होरा में सबसे पहले देखिए कौन कौन बैठे हैं, गुरु हैं, मंगल है, राहु हैं, केतु हैं। तो गुरु को सबसे पहले आप देखिए गुरु कहाँ बैठे हुए हैं। गुरु इनके मेल साइन में बैठे हुए हैं, मेल साइन में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं। तो मित्र की राशि में इनको 3 पॉइंट मिलते हैं। तो आप ये देखिए, गुरु जो है वो फ्रेंड के साइन में है, मेल राशि में है, तो इनको 3 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन फीमेल होरा में चले जाते हैं, यानी कर्की होरा में चले जाते हैं, तो आधे हो गए, 1.5 पॉइंट। इस कैलकुलेशन में राहु और केतु को मेल प्लैनेट्स में ट्रीट किया जाता है। तो दोनों के दोनों जो है फ्रेंड के साइन में हैं। ये देखिए राहु और केतु किस तरह से फ्रेंड के साइन में है, क्योंकि एक मिनट, ये तो ये देखिए इसमें जो है राहु शुक्र की राशि में है, ये मित्र की राशि है क्योंकि राहु शुक्र की राशि में जाके उच्च के होते हैं, और केतु जो है कुजवत केतु यानी मंगल की राशि में। आपने राहु से डिसाइड करना है, ये दोनों के दोनों को, राहु केतु चूंकि होरा में एक साथ बैठते हैं, तो चूंकि राहु जो है एक मेल साइन में बैठे हुए हैं यानी ऑड साइन में। तो अब आप यहाँ ये राहु और केतु का, राहु केतु जो है मेल प्लैनेट्स के रूप में लिए जाते हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, तो इनको पॉइंट्स क्या मिलेंगे, 3+3। लेकिन चूंकि फीमेल होरा में बैठे हैं, वहां बैठे हैं मेल साइन में बैठे हैं, और फीमेल होरा में बैठे हुए हैं,
तो इनके हाफ हो जाएंगे, यानी कि 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। बुध जो है वो मेल साइन में है, एनिमी साइन में। अब हम बुध के पास जाते हैं। बुध इनके कहाँ बैठे हुए हैं? बुध इनके बैठे हैं मेल साइन में बैठे हैं, देखिए। और बुध मंगल की राशि में बैठे हैं, यानी कि शत्रु की राशि में बैठे हैं। बुध जो है शत्रु की राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि में। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या स्थिति बनती है? बुध जो है वो मेल साइन में है, एनिमी साइन में है, 0.1 मिलते हैं। लेकिन चूंकि फीमेल होरा में है तो हाफ हो जाएंगे 0.5। नाउ टोटल ऑफ पॉइंट्स इन मून होरा आर 1.5 प्लस 3.5। इसका मतलब 1.5, 0.5 का मतलब 2 और 3 5। तो अब यहाँ पे इनके धन भाव में 22 पॉइंट्स आते हैं, और जो लगन की हो रहा है उसमें 5 पॉइंट आ रहे हैं। इसका मतलब इनका धन भाव बहुत स्ट्रांग हो गया। टोटल पॉइंट जो है सन की ओरा में 22 हैं, जबकि मून की ओरा में 5 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब है कि धन भाव बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू मून ओरा। चूंकि सूर्य की ओरा में ज्यादा पावरफुल हो जाने की वजह से मुकेश जी को पैदा, चूंकि ये चंद्र की होरा में हुए हैं, तो उनको हेल्प तो मिलेगी डिवाइन फैमिली की, एज बॉर्न इन दी मून होरा। बट ही शैल हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क। उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, और ग्रेटली जो रिवॉर्डिंग भी होगा, क्योंकि सूर्य की होरा सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण है और ज्यादा पावरफुल है। कहाँ 22 और कहाँ 5? अब आप समझ गए बात को। इस तरीके से हम जो है कैलकुलेट करते हैं। इसका कैलकुलेशन का जो मेथड है, उसके एरर को आप 1 मिनट के लिए ओवरलुक कर जाइए। ये कल आपके पास जब पहुंचेगा तो उसमें एरर नहीं होगा। तब भी डिफरेंस इन दी धन भाव एंड द राइजिंग होरा इज एनॉर्मस। एक तरफ 22 है, एक तरफ 5 है। और यूं समझ लीजिए कि अगर धन भाव में अगर 22 हैं, तो इसका मतलब धन भाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि सूर्य की ओरा में बैठे हुए प्लैनेट्स आदमी को बहुत ज्यादा मेहनत कराते हैं। और आप दूसरी बात आप ये जानते हैं कि राइजिंग ओरा अगर चंद्र की है, तो ऐसे आदमी को डिवाइन हेल्प भी मिलती है और पारिवारिक हेल्प भी मिलती है, तो सब इनको मिली है। 5 पॉइंट है, मिला अगर इनको 7,000 है, और आज ये 1,20,000 करोड़ के हो गए। 7,000 करोड़ मिला था जब कोकला, इनकी मदर का क्या नाम है? कोकला नाम है, क्या नाम है? कोकला बहन ने जिस समय डिस्प्यूट किया था धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद, दोनों भाइयों को साथ इवेल्युएशन कराने के बाद कंपनी उसका ठीक बराबर 7,000 करोड़ दिया था। उस 7,000 करोड़ से आज मुकेश अंबानी जी 1,20,000 करोड़ की निजी संपत्ति के मालिक हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि शेयर्स के उछाल की वजह से क्या स्थितियां होती हैं। आज जो उनकी स्थिति है एसेट्स की, वो 1,20,000 करोड़ है। तो साफ साफ दिखाता है कि धन भाव उनका जो है 5 टाइम्स ज्यादा है। 5 चौको 20, 4 टाइम्स ज्यादा है। 4 टाइम्स से ज्यादा धन भाव स्ट्रांग बनता है। एक तरफ 5 है, एक तरफ 22 है। अब आप आइए अनिल अंबानी जी के हॉरोस्कोप में। ये बॉर्न इन मुंबई हैं। अब एक बार इनकी हॉरोस्कोप को देख लेना जरूरी है। ये है इनकी हॉरोस्कोप। कर्क लगन के हैं, मंगल और शुक्र लगन पे हैं, राहु तृतीय भाव में हैं, गुरु इसमें पंचम भाव के हैं, केतु इसमें नवम भाव के हैं, चंद्रमा इसमें 10वें भाव के हैं, सूर्य और बुध इसमें एकादश भाव के हैं, और शनि 6ठे भाव के। बस इतना देख लीजिए। और यहाँ देख लीजिए इनकी सूर्य की होरा राइज कर रही है, और इनकी जो व्यय भाव की होरा में गुरु, शुक्र, मंगल और चंद्र है। इसको हम रेफर करते रहेंगे जिस समय हम इनका पढ़ेंगे। अब अनिल अंबानी साहब के केस में क्या है कि सूर्य एनिमी साइन में है, फीमेल राशि में है, तो पॉइंट मिलेगा 1। लेकिन वो मेल होरा में बैठा है तो पॉइंट हाफ हो जाएगा, यानी 0.5। अब आइए सूर्य पे। सूर्य इनके कहाँ बैठे हैं? शुक्र की राशि में। शुक्र क्या मानते हैं सूर्य को?
सूर्य और शुक्र और सूर्य और शनि, ये दोनों इनिमिकल ऑन बोथ वेज हैं, दे आर एनिमीज बोथ वेज, सन वीनस, सन सैटर्न बोथ। तो उसका मतलब एक तो फीमेल साइन में बैठे हैं और फीमेल साइन में बैठे हैं, साथ में एनिमी राशि में बैठे हैं, तो उसका मतलब इनको एक पॉइंट मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए सूर्य कहाँ बैठ गए हैं, ये फीमेल साइन है लेकिन यहाँ मेल साइन पे बैठ गए, मेल होरा में बैठ गए, तो उसका मतलब पॉइंट क्या हो गया, हाफ। तो आप ये देखिए कि सूर्य जो है वो एनिमी साइन में है, फीमेल राशि में है, तो पॉइंट 1 है, लेकिन मेल होरा में चूंकि बैठे हैं तो पॉइंट हाफ हो गया, यानी कि 0.5। राहु और केतु जो है वो मित्र की राशि में है, लेकिन चूंकि मेल प्लैनेट के रूप में वो ट्रीट किए जाते हैं, तो आप ये देखिए कि राहु और केतु कैसे मित्र की राशि में, क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि, इसका स्वामी जो है राहु को मूल त्रिकोण राशि में बनाता है। तो ये जो राहु और केतु हैं ये मेल प्लैनेट्स के रूप में ट्रीट किए जाते हैं, और चूंकि ये छाया ग्रह हैं तो ये इनको मेल ही माना जाएगा। तो यहाँ पे आप इसकी स्थिति देखिए, ये राहु केतु जो है मित्र की राशि में है और मेल प्लैनेट्स होने की वजह से इनके जो पॉइंट है वो 3+3 यानी कि 6 पॉइंट हो गए। लेकिन मेल होरा में बैठे हैं, मेल होरा में आप देखिए कैसे बैठे हैं, यहाँ राहु केतु लगन पे बैठे हैं मेल की होरा में, मेल की होरा में बैठने की वजह से इनके पॉइंट जो है वो डबल हो जाएंगे, यानी कि 12। अब शनि को आप देखिए, शनि स्वाति में आता हूँ आपके पास, शनि को आप देखिए, शनि इनके कहाँ बैठे हुए हैं, मेल साइन में बैठे हुए हैं, यानी कि वो न्यूट्रल साइन में बैठे हैं। शनि और गुरु बोथ वेज एक दूसरे के न्यूट्रल मानते हैं, एक दूसरे को सम मानते हैं, शनि गुरु को सम मानते हैं, गुरु शनि को सम मानते हैं। तो अब आइए आप शनि पे आ जाइए, शनि मेल साइन में है, न्यूट्रल साइन में है ऑफ जुपिटर, तो पॉइंट क्या होंगे न्यूट्रल साइन में 2, और वो बैठे हैं मेल होरा में। मेल होरा में कैसे बैठे हैं, गुरु नहीं शनि, आप देखिए मेल होरा में बैठे हैं और यहाँ मेल साइन में बैठे हैं, तो उनके पॉइंट क्या होंगे, डबल हो जाएंगे। तो ये शनि के पॉइंट जो हैं 2 पॉइंट मेल होरा में डबल होके 4 हो गए। अब टोटल पॉइंट सन की होरा में क्या बने, 0.5 + 12 + 4 यानी 16.5, इनके सन की होरा के पॉइंट है। अब देखिए मून की होरा में हम जाते हैं, मून की होरा जो कि व्यय भाव में पड़ती है, गुरु D1 में फीमेल साइन में मित्र की राशि में बैठे हैं, तो 0.3 मिलेंगे। अब आप देखिए गुरु कहाँ बैठे हैं, इनके गुरु बैठे हैं सम राशि पे जो कि फीमेल हो रहा है, और गुरु किसकी राशि में बैठे हैं, मंगल की, जो कि मित्र की राशि है। मित्र की राशि में आपने देखा कि पॉइंट जो है, ये देखिए मित्र की राशि में जो पॉइंट होते हैं, फिर से इसको 3 सर 3 होते हैं, क्योंकि इसमें जो है 5 पॉइंट होते हैं एक्सॉल्टेड पे हैं, स्वक्षेत्री में 4 पॉइंट, या मूल त्रिकोण राशि और स्वक्षेत्री दोनों एक ही में हैं, 4 पॉइंट, फ्रंट के साइन में 3 पॉइंट, न्यूट्रल साइन में 2 पॉइंट, एनिमी साइन में 1 पॉइंट, डेबिलिटेशन में 0 पॉइंट। अब आप यहाँ वापस आ जाइए, बस मैं इस कैलकुलेशन बाद में आप लोगों से बस प्रश्न उत्तर लेके फिर से खत्म करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन में चाहता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी हॉरोस्कोप पे लगा के और इसकी वेरिसिटी देखें, मतलब इसकी आप ये देखिए कि इसकी ये कितना सही बैठता है या सही नहीं बैठता, इसको आप देखें। अब आगे मून की होरा में चूंकि वैभाव की है, तो गुरु जो है D1 में फीमेल साइन में है, यानी कि वृश्चिक में है, और फ्रेंड की राशि में है, तो 0.3 हो गए। अब पॉइंट्स इन होरा वो फिर दोबारा वो फीमेल साइन में ही, फीमेल होरा में ही बैठे हैं, तो पॉइंट डबल हो गए, 6 पॉइंट बैठे हैं ना कर की होरा में, तो फीमेल होरा में बैठे हैं, तो 6 पॉइंट हो गए। अब वीनस जो है, अभी हम मून की होरा देख रहे हैं, वीनस जो है न्यूट्रल राशि में बैठे हैं मून की। अब मैंने आपको क्या समझाया था, राशि क्या मानती है, राशि 4 ग्रहों को, चंद्रमा के कोई एनिमी नहीं होते, चंद्रमा के सूर्य और बुध मित्र होते हैं, और चंद्रमा 4 ग्रहों को न्यूट्रल मानते हैं, मंगल, शुक्र, गुरु और शनि। तो शुक्र कहाँ बैठे हैं, न्यूट्रल राशि में। राशि क्या मानती है वो देखना है आपने, तो न्यूट्रल राशि में बैठे हैं, यानी कहने का मतलब जो शुक्र हैं और किस राशि में बैठे हैं, कर्क में, यानी कि फीमेल में बैठे हैं। तो अब आप यहाँ आ जाइए कि वीनस जो है न्यूट्रल राशि में है
चंद्रमा कंसिडर्ड सेट न्यूट्रल, फीमेल साइन में है, न्यूट्रल राशि में 2 पॉइंट मिलते हैं, और साथ में वो फीमेल हो रहा ऑफ मून, उसमें पॉइंट डबल हो जाएंगे तो 4 पॉइंट मिल जाएंगे। सर शुक्र तो फिर शत्रु राशि में होंगे ना सर, दोनों तरफ के रिलेशनशिप को देखना है ना? नहीं देखना है। आप ऐसे यूं समझ लीजिए कि सपोज एक बच्चा जो है, सपोज बुआ के घर में जाके पलने लगा, माता पिता की डेथ हो गई, बुआ के घर में पलने लगा, वो बच्चा जो है बुआ को अच्छा माने या गलत माने, प्रभाव बच्चे पे किस चीज का पड़ेगा कि बुआ उसको अच्छा मानती है या नहीं। बुआ अगर बच्चे को प्यार करेगी तो बच्चे का बहुत अच्छा पालन पोषण होगा, उसको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी, उसको बहुत अच्छा खाना मिलेगा, उसको बहुत आराम की जिंदगी मिलेगी। और अगर वही बुआ इनिमिकल हो गई तो वो उसको नौकर की तरह ट्रीट करेगी। समझ गए ना बात? तो इसलिए जो राशि होता है, हमेशा याद रखिए, डिस्पोजिटर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि राशि का नाथ इज अ गार्जियन। राशि का नाथ ही गार्जियन है उस प्लेनेट का, और वही इस बात को डिसाइड करता है कि वो राशि उच्च की होगी या नीच की होगी। आप ये बताइए ना कि गुरु जो है किसी भी राशि में बैठ जाए, लेकिन कर्क में बैठता है तो उच्च का हो जाता है। राशि तो डिसाइड करती है कि ग्रह उच्च का होगा या नीच का होगा, और मकर में बैठ जाता है तो नीच का हो जाता है। यानी राशि तो गार्जियन है उसकी, प्लेनेट की। तब आप इस पे आइए। इसके बाद फिर हमने होरा में जो मून की जो पॉइंट है, क्योंकि वो फीमेल साइन में है तो 2 पॉइंट है, प्लेस्ड इन फीमेल होरा ऑफ मून है तो पॉइंट डबल हो गए, 4 पॉइंट। अब मंगल को आप देखिए, मंगल जो है वो प्लेस्ड है फीमेल साइन में न्यूट्रल राशि में। अब मंगल पे आ जाइए आप, इनके मंगल आप देखिए कहाँ बैठे हैं, कर्क राशि में। कर्क राशि जो है 4 ग्रहों को न्यूट्रल मानती है, मंगल, शुक्र, गुरु, शनि। तो उसका मतलब ये न्यूट्रल राशि में बैठे हैं और फीमेल साइन में बैठे हैं। तो मंगल जो है वो फीमेल साइन में बैठे हैं, न्यूट्रल राशि में बैठे हैं, पॉइंट मिलते हैं 2। लेकिन वो फीमेल होरा में बैठे हुए हैं, यानी कि अभी हम कर्की होरा की बात कर रहे हैं। और देखिए ना, कर्की होरा में बैठे हैं ना मंगल, ये देखिए कर्की होरा में बैठे हैं। तो इनको कर्की होरा में बैठने की वजह से इनके पॉइंट 4 हो गए, 2 के बदले। अब चंद्रमा जो है वो मेल राशि में बैठे हैं D1 में, जो कि फ्रेंड्स के साइन में। आइए चंद्रमा पे, चंद्रमा इनके कहाँ बैठे हैं? मंगल की राशि में बैठे हैं, जो कि मेल साइन है। और ये मित्र की राशि में बैठे हैं, तो मित्र की राशि में 3 पॉइंट मिलते हैं। 3 पॉइंट मिलते हैं ना प्रतापशील जी? जी सर। जी। तो मंगल इनके चंद्रमा जो है मेल राशि में बैठे हैं D1 में, फ्रेंड के साइन में, 3 पॉइंट मिलते हैं। और फीमेल होरा में बैठे हैं, क्योंकि मेल साइन में, मेल राशि में बैठे हुए थे D1 में, और यहाँ पे वो फीमेल होरा में बैठे हैं, तो पॉइंट हाफ हो गए, 1.5। अब इनको जोड़ लीजिए, टोटल पॉइंट जो है वे भाव में मून की होरा में हो गया 6, यहाँ से उठाया हमने 6, इसके बाद 4, इसके डबल हो गए तो 4, फिर आया 4, यहाँ से डबल हो गए तो 4, फिर आया 1.5, कितने हुए? 15.5। 15.5 अगेंस्ट 16.5 पॉइंट्स इन सन सोलर। 16.5 पॉइंट जो है इनको मिल रहे हैं सूर्य की होरा में, जो कि राइजिंग हो रहा है, और वे की होरा में 15.5 पॉइंट मिल रहे हैं। यही एक वजह है कि अनिल अंबानी ने काफी पैसा स्पेंडर किया है ऑन प्लेजरेबल एंड एंटरटेनेबल थिंग्स। वो उतना बचत नहीं कर पाए, उतना वो अच्छा प्लान नहीं कर पाए। और क्योंकि सूर्य की होरा राइज करी थी, तो इसलिए वो स्ट्रगल को बताती है उनकी लाइफ में। अब चूंकि 16.5 पॉइंट्स उनके सूर्य की होरा के हैं, तो इसका एक फायदा ये इनको मिलेगा, सूर्य की होरा चूंकि राइज कर रही है, तो लाइफ में इनको स्ट्रगल तो देगी और एफर्ट्स भी देगी टू रिगेन द लॉस्ट वेल्थ। उस लॉस्ट वेल्थ को रिगेन करने के एफर्ट देगी। लेकिन इस तरीके, ये जो सिचुएशन है वो सेव कब होगी? काफी एफर्ट्स और नैरो मार्जिन के साथ। अब आप समझ गए? ये विद वार्म रिगार्ड्स एंड अफेक्शन।
अब बोलिए आप स्वाति। सर प्लीज एक्सक्यूज मी फ्रॉम दिस क्लास, आई वुड वांट टू लीव सर, क्योंकि ना आई एम फीलिंग लिटिल लॉस्ट एंड अ ज़ॉम्बी टुडे हियर। मैंने लास्ट क्लास सर मेरे पास आई नहीं थी, तो मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आई विल कम प्रिपेयर्ड विद बोथ द क्लासेस एंड आई विल जॉइन। तो हम तो वैसे ही खत्म कर रहे हैं, अब तो हमने चिट चैट करनी है। अब तो मैंने ये पूछना है कि आपका ब्यूटी पार्लर कैसा चल रहा है, और सर वेरी बिजी। और आपका जो है वो कैसा चल रहा है। मैंने तो आपसे यही पूछना है कि भाई आपका जो है वो स्पिरिचुअलिटी आपकी कैसी चल रही है। सर आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी सर। आई हैव केप्ट 40 डेज के फास्ट आल्सो, मेरे रेगुलर फास्ट भी चल रहे हैं सर। बहुत अच्छा, यूजुअल थिंग ऑल गुड सर, आपके आशीर्वाद से। ओके ठीक है, जाना चाहें आप जा सकते हैं। वैसे तो हमने 5-7 मिनट ही आपस में बात करनी है। सर देन आई विल स्टे, सर आई विल स्टे, क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओनली। इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको खुद अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, और जब आप इस नोट्स को भी पढ़ेंगे, इसमें क्या है, ये होरा का जो चार्ट है ना वो क्वांटिफाई करने की हम कोशिश करते हैं। क्वांटिफाई करने की कोशिश ये आप अपने परिवार के लोगों की हॉरोस्कोप पे इस पॉइंट सिस्टम को लगा के आप ये क्वांटिफाई कर सकते हैं कि उनका व्यय भाव ज़्यादा स्ट्रांग है कि धन भाव ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें 2 ही भाव उदित होते हैं, या तो व्यय भाव या धन भाव। अगर धन भाव ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो आप समझ लीजिए कि फिर आप बचत की तरफ जाएंगे, आप मेहनत करेंगे। हाँ, सूर्य की होरा का चूंकि धन भाव होता है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से आपको मिलेगी चीजें। हाँ, राइजिंग साइन चूंकि आपका चंद्र की होरा का है, तो ये तो बट फॉर श्योर कि आपको फैमिली से सपोर्ट बहुत मिलेगा, चाहे वो इनहेरिटेंस का मिले, चाहे वो माता पिता का मिले, कोई ना कोई सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। जबकि जो सूर्य की होरा में पैदा हुआ जो व्यक्ति है वो सेल्फ मेड होता है, यानी कि वो उसके माता पिता धनाढ्य भी होते हैं तो भी वो उनसे हेल्प नहीं लेगा, वो अपना नया बिजनेस शुरू करेगा या नया काम शुरू करेगा। ये अब पहले ये आप ये बताइए कि इतने हॉर्स पावर से मैंने जब बात की है और हॉर्स पीछे लगा हुआ है, तो आप ये बताइए आप में से कितने लोगों को ये सिंपल अरिथमेटिक समझ में आई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एनी पर्सन हु हैज गॉट, शीतल अपनी शक्ल दिखाओ यार, ये क्या बात है। शीतल ने अपना वीडियो ऑन करके शीतल चपाती बनाने चली गई, मुझे लग रहा है। नो नो सर, आई एम हियर। मेरा ये वो हो नहीं रहा ऑन, अभी ऑन करती हूँ। यस सर, आई एम हियर। नमस्ते जी। सर कैसी? कांट सी एनी चपाती सर। नमस्ते, प्रणाम सर। मेरी तबीयत तो आप ये समझिए बहुत बहुत अच्छी है। मेरी वाइफ कहती है कि बीमारी के बाद तुम जो है ज्यादा ही काम करने लगे हो। तो पता क्या होता है, जब भी चैलेंजेस आपके सामने आते हैं ना लाइफ में, तो दे मेक यू, they actually want to make you, the nature wants to make you more stronger and stronger. हमारे नाना जी का ना भवाली में बहुत बड़ा स्टेट था, ऑर्चर्ड थे, प्लम्स के, आड़ू के, वो वहाँ से सप्लाई करते थे। ही डाइड एट द एज ऑफ 86 ईयर्स, लेकिन उनको हमेशा पैदल जाना पड़ता था बाजार से लेकर, और वो उनका जो मकान था वो बिल्कुल स्टीप हिल पे था। वो क्या हुआ कि उसकी वजह से उनकी एज में बड़ी वृद्धि हुई, और वो up till the age of 80 years I found him to be so energetic. मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि नेचर ही, प्रकृति ही आपको थोड़ा मजबूत बनाने के लिए थोड़े से आपके सामने चैलेंजेस लेके आती है। अब फर्क ये हो गया है कि पहले मैं घी में चुपड़ी भी रोटियां खाता था, अब मुझे मेरी वाइफ जो है दूर से घी दिखा देती है, गाय के घी का डिब्बा, और रोटी भी ऐसे दे देती है, तो बस वो कहती है दूर से देख के बस खुश हो जाओ। सर पहले से कोई सिम्टम थे आपको, या फिर अचानक से ये आइडेंटिफाई हुआ? प्रवीण साहब, मुझे
प्रवीण साहब, मुझे बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं थे। टू टेल यू वेरी फ्रेंकली, मैं वास्तु करने गया था एक डॉक्टर साहब का। एक डॉक्टर साहब ने जो है वो 2 बिल्डिंग्स में 3rd फ्लोर आइडेंटिफाई किया हुआ था, तो मैं वास्तु करने उनके साथ चला गया। वैसे मैं घर से निकलता नहीं हूँ आजकल, लेकिन वो इसलिए मुझे पता भी नहीं चलता था। बैठे बैठे ही काम करना और थोड़ा बहुत योगा करना, एक्सरसाइज करना। पता ऐसे चला कि मैं 3rd फ्लोर तक, चूंकि वो लिफ्ट उनकी बिल्कुल ब्रांड न्यू बनी हुई थी, मैं 3rd फ्लोर गया पहले वाले में, सब कुछ बढ़िया था, उनका वास्तु करके आया। तो मैंने उसको बिल्डिंग को रिजेक्ट किया। तो वो डॉक्टर साहब थोड़ा मायूस हो गए, तो बोले कि एक बिल्डिंग जो है हुडा के सामने है, हुडा सिटी सेंटर के, उसे भी देख लीजिए। मैंने कहा चलिए। वहाँ गए तो वहाँ मुझे थोड़ी अनईजीनेस हो रही थी, तो मैंने कहा 1st फ्लोर देख ले। उन्होंने कहा नहीं, 1st फ्लोर तो 2200 स्क्वायर फुट का है, और जो 3rd फ्लोर हम ले रहे हैं वो 3300 स्क्वायर फीट का है। उसमें पेंट्री एरिया वगैरह जो यहाँ नीचे बने हुए हैं वो सब नहीं है। तो मैं उनके साथ में 3rd फ्लोर चढ़ गया। तो चढ़ के मैंने उनका वास्तु तो कर दिया, लेकिन मैं उनसे बार बार ये कहने लगा कि मैं बड़ा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ। तो वो डॉक्टर होने की वजह से उन्हें मेरे चेहरे वहरे को देख के थोड़ा चेहरा मेरा सफ़ेद सा होने लगा था। वैसे तो सफ़ेद चेहरा हर कोई अच्छा मानता है, बिना वीको टर्मरिक वेनिशिंग क्रीम के अगर कोई किसी का चेहरा सफ़ेद सा होने लगे। फिर वो डॉक्टर होने की वजह से कुछ वो उनको पकड़ में आने लगा। तो वो बोले फिर भंडारी साहब आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो मैं उनकी गाड़ी में बैठा, तो मैंने कहा नहीं, मैं अपनी वाइफ के पास पहले जाऊँगा, वो मुझे ड्राइव करके ले जाएंगी। आई वॉन्ट टू बी विद हर साइड जब मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा डिस्कम्फर्ट हो क्या रहा है? तो मैंने कहा बस सांस ले ज़्यादा खींच के लेनी पड़ रही है। तो मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो अभी थोड़ा संशय भी होता है। आजकल वो मेडिकल सर्विसेज ऐसी हो गई कि कोई भी आ जाए। तो डॉक्टर ने एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे और डॉक्टर साहब की जो वार्तालाप हुए, वो वार्तालाप यहाँ से शुरू हुए। डॉक्टर साहब ने कहा आपने मेडिक्लेम कराया है? बस यही मेरे को स्केप्टिसिज्म आ गया दिमाग में। मैंने कहा इन्होंने मैंने कहा हाँ मेडिक्लेम तो कराया है, 6 लाख का है। तो डॉक्टर साहब बोले कि आपका ईसीजी ले लेते हैं। तो मैं थोड़ी संशय में था। मैंने कहा डॉक्टर साहब को बताना नहीं चाहिए था। मैंने कहना चाहिए था कि मैं जो है बीपीएल कैटेगरी का हूँ, बिलो पॉवर्टी लाइन का, तो शायद ये सब प्रोसीजर ना बताते। खैर उन्होंने मेरा ईसीजी लिया, तो उन्होंने मुझे ईसीजी समझाया, और मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। तो मैंने देखा कि उसमें जो है कुछ हार्ट की जो वेव्स थी वो ज़्यादा ही उछल रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं बहुत खुशमिजाज आदमी हूँ, तो इसलिए उछल रही होंगी। फिर उन्होंने कहा इको डॉपलर करवा लो। तो इको डॉपलर जब करवाया तो उन्होंने कहा इसमें भी रिदम आपका खराब आ रहा है। तो उन्होंने मुझे इमिडिएटली जो है शिफ्ट कर दिया सीसीयू में, कोरोनरी कार्डियो इंटेंसिव यूनिट में। तो वहाँ पे उन्होंने ले जाके फिर उन्होंने मॉनिटर किया, कुछ उन्होंने गोलियाँ दी, कुछ दवाइयाँ दी। उन्होंने कहा देखिए अब तो टाइम हो गया ज़्यादा, इस समय तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अब कल आपका 1 दिसंबर को, 29 को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। आपने मेरा वो डीपी देखा होगा जिसमें सुनील जी, आरती जी भी आए हुए थे, मैं और वाइफ, तो हमने केक काटा था। तो ये हैप्पी एनिवर्सरी सर, बिलेटेड। थैंक यू सो मच। और 32nd एनिवर्सरी थी, तो सुनील जी ने जबरदस्ती मुझे केक खिला दिया। मैंने उनको फट से फोन किया, मैंने कहा कि सुनील जी आज मैं सीसीयू में आ गया हूँ, आपने मुझे जो केक खिलाया था। वो घबरा गए, वो बहुत डर गए। मैंने कहा आप पहले तो सीसीयू समझे नहीं, फिर जब मैंने बताया कि कार्डियक केयर इंटेंसिव यूनिट है, तो फिर वो भागे हुए आए। तो मैंने आके देखा, उन्होंने डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर ने कहा बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, और सुबह फर्स्ट जो एंजियोग्राफी इन्हीं की होगी। तो सुबह डॉक्टर साहब पहुंच गए और उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए मुझे लेके गए। वहाँ सुनील जी और मेरी वाइफ बैठे हुए थे। मैंने यही उनको इंट्रोड्यूस किया कि मेरे ब्रदर हैं, यही डिसाइड करेंगे कि लगना है कि नहीं लगना स्टंट। तो उन्होंने दिखाया कि इतना बड़ा प्लेग था। उन्होंने कहा ये तो एलएडी में है। एलएडी का मतलब होता है कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी, क्योंकि राइट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती नहीं है, लेफ्ट ही होती है। तो वो
पर वो कंफ्यूजन यही हो गया, वो मुझे बोले कि राइट में देखिए आप। तो मैं बाद में डॉक्टर साहब से भिड़ पड़ा बाद में, मैंने कहा आपने तो मुझसे कहा था राइट में डाल रहा हूँ, आपने लेफ्ट में डाला। डॉक्टर बोले कि मैं आपके राइट की बात कर रहा था, डाला मैंने अपने लेफ्ट में। तो मुझे महमूद की पिक्चर याद आ गई। महमूद से कहा बैठो, तो उसने कहा गुरुजी आपके लेफ्ट में बैठूं या अपने लेफ्ट में बैठूं। तो बहरहाल खैर उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा कि प्लेग बहुत बड़ा है, 10% उसके अंदर सिर्फ वो है, बहुत थोड़ा सा इसमें ब्लड जा रहा है, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है। और फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि ये उन्होंने मुझे कई ऑप्शन बताए कि ऐसा स्टंट होता है, स्प्रिंग सा होता है, वो उसमें डल जाता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका उसमें बेस्ट कौन सा है? मैंने कहा बेस्ट तो हमारे पास में मेडिकेटेड डिसॉल्विंग है। मैंने कहा बेस्ट डाल दीजिए। वो बोले 1 लाख और पड़ेगा। मैंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है। मैं मनी मन सोच रहा था कि ये डॉक्टर मुझे हार्ट अटैक देने की पूरी कोशिश कर रहा है पैसे बता के। खैर उन्होंने वो डिसॉल्विंग जो है उन्होंने स्टंट लगाया। डिसॉल्विंग स्टंट लगाने के बाद में मैं फिर बड़ा कंफर्टेबली मैं जो है वो करने लगा, ब्रीथ करने लगा। तो मैंने खुद उसमें, मेरे सामने एक स्क्रीन थी 50 इंचेस की, उसमें मुझे दिखाई पड़ रहा था कि वो स्टंट को लेके जा रहे थे, स्टंट को फिर वो बड़ा फिट कर रहे थे और बड़ा घुमाने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी मुश्किलात से उन्होंने उसको, उसमें पहले तो प्लेट में छेद किया, फिर छेद करके स्प्रिंग को जैसे ही खोला तो एकदम से ब्लड का फ्लो निकला। तो डॉक्टर साहब ने कहा, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रखा 2 दिन अपने, पहले दिन CCIU में, फिर उसके बाद सेकेंड डे उन्होंने प्राइवेट में शिफ्ट कर दिया, फिर थर्ड डे भी 1 दिन और रखा प्राइवेट में। तो उसके बाद मैं बिल्कुल, जब मैं घर आया तो घर में आने के बाद में दूसरे दिन से मैं जुम्बा और सालसा और टैंगो सब करने लगा। तो इसका मतलब अब आप समझिए कि मैं कितना ठीक हूँ। मेरे साथ ऐसे हुआ था 2019 में। मैं यही पारस हॉस्पिटल में 56 में रहता हूँ, केंद्रीय विहार में। और मैं गया, उन्होंने भी यही पूछा कि आपका मेडिकल है? मैंने कहा हाँ है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, कल आप आ जाओ और ये वो। तो मैं बहुत डर गया, मैं उनके पास गया नहीं। मैं फिर और 3-4 डॉक्टरों से कंसल्ट लिया। उन्होंने बोला कोई टेंशन नहीं, आपको कहीं पेन होता है चलने वलने में? मैंने कहा कुछ पेन वेन नहीं होता है, मेरा बीपी थोड़ा सा शूट अप कर गया था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कुछ नहीं करना, हर 6 मंथ में जाके ECG विसीजी करा लेना है और आपको कुछ नहीं करना। लेकिन उन्होंने मुझे डरा दिया था कि आप आ जाइए, कल ही ऑपरेट कर देते हैं आपको। नहीं, मेरे केस में तो एक्चुअली क्या है कि उन्होंने CD भी दे दी है, DVD भी दे दिया है, और फिर हमने फिर दूसरी ओपिनियन भी ले ली है। और तीसरी ओपिनियन जो है वो यूनिवर्सल ओपिनियन है डॉक्टर विनय चेल की। उनको तो हम वी टेक हिम फॉर ग्रांटेड, मतलब वी टेक हिम फॉर ग्रांटेड एज एन एपिटोम ऑफ नॉलेज इन मेडिकल साइंस एंड ऑल्सो ए वेरी वेरी कंसिडरेट मैन, कि आप उनको जो है नींद से भी जगा के आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब मैं एस्पिरिन खा लूं? सब कहेंगे कि मैं नींद की गोली खा के तो यार आप एस्पिरिन का पूछ रहे हैं। गुरुजी आपको DVD दे दी है, 90% उसमें ब्लॉकेज है, तो इट वाज डिजर्विंग ए स्टेंट एक्चुअली। So it was divine play that you got the stent at the right time before it was too late. हाँ, उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में विडो मेकर कहते हैं। जो then sir you were around a doctor. सर आपको हेल्प The एकदम best part सही was टाइम that you were around a doctor too. Yeah. Actually. हाँ, that's true. वो असल में सूर्य के वैदिक मंत्रों का कुछ फर्क तो, असर तो मुझे दिख ही रहा था हर तरह से, क्योंकि बिकॉज आई वेंट टू द डॉक्टर विद अ रेटिंग ऑफ 4.9%, डॉक्टर भरत कुकरेती। तो बाद में हमने उनकी रेटिंग वगैरह देखी तो काफ़ी हाई रेटिंग थी उनकी, और लेप्रोस्कोपिक स्टंट वगैरह में उनके बारे में काफ़ी 1500 से ऊपर अच्छे कमेंट्स लिखे हुए थे। तो मतलब ही वॉज अ वेरी स्वीट गाय एंड आई बिलोंग टू उत्तराखंड, ही ऑल्सो बिलोंग्स टू उत्तराखंड, बट इट डिड नॉट गिव मी अ डिस्काउंट ऑफ बीइंग फ्रॉम उत्तराखंड। कार्ड था ना आपके पास? कार्ड वालों में कोई डिस्काउंट नहीं होता है। कार्ड वालों को डिस्काउंट नहीं होता है सर। कनाडा में कोई चीज नहीं पूछते हैं, एक प्रॉपर उनका मेथड है, और कोई स्टंट नहीं पूछते हैं। उनका जो स्टंट जो है स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से वो डाल देते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है वहां पे, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। आपका मेडिक्लेम है कि नहीं है?
सर डिस्काउंट डॉक्टर में से भी तो ऐसा ही है। सर डिस्काउंट तो डॉक्टर से लेना नहीं चाहिए, बस इंटरेस्ट रहे उनका बस। जब ऑपरेट करना हो तो बस उतना ही बहुत है सर। सर वो वास्तु वाले डॉक्टर साहब ने आपको बहुत ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। एब्सोल्युटली। और बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर पे नहीं थी, वो थर्ड फ्लोर पे थी, वो भी बिकॉज डेफिनेटली हार्ट के लिए यू नो बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। ही वाज अराउंड, ही कुड गाइड यू की एंड ही कुड फील इट कि you need to be taken to the hospital. Yeah, absolutely. And he was so very considerate as to give me 3-4 calls before I actually was greatly motivated to go and see Dr. Bharat Kukreti, who he knew because his mother's assistant was put by Dr. Bharat Kukreti in Paras. So he was pretty concerned. He was pretty concerned in the sense that he was feeling very guilty also that he took me to on a physical vastu visit. तो बड़ा गिल्ट भी फील कर रहे थे, लेकिन अब कॉन्स्टेंटली ही हैज बीन इन टच एंड had to happen सर। वो तो जब जो लिखा है तो वो होना ही था। अब ये देखिए ना, इंटेंस जब दशा छिद्र आती है, मैं इंटेंस दशा छिद्र से इस समय गुजर रहा हूँ, तो आप ये देखिए इंटेंस दशा छिद्र में पहले बेटी का हो गया, अब ये मेरा हो गया, और उसके बाद फिर वो मैंने जबरदस्ती करके फिर अपनी वाइफ को भेज के उनका भी को डॉपलर करवा दिया। मेरी वाइफ बोली मैं खत्म हो रही है दशा आपकी हैं? दशा खत्म हो रही है? दशा मेरी 22 जनवरी को खत्म हो रही है। बस ठीक है, 22 जनवरी तक ठीक रही है, बाकी का दशा चेंज हो जाएगी। हाँ, चिंता ना करें, मैं 2023 तक, आप लोग चिंता ना करें, मैं 2023 तक अपना ये 10 वर्गा का कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। नहीं सर, लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे तो आई थिंक बेहतर हो जाएगा काफी। क्या कह रहे हैं? लाइफस्टाइल? हाँ, लाइफस्टाइल तो चेंज। मेरे को उस एपिसोड से ये पता चला कि अब ज्यादा काम नहीं करना और टहलना है और खाने पे डाइटिंग पे कंट्रोल रखना है। गुरुजी के लाइफ में ऐसे ही काफी स्टाइल है, और कितना स्टाइल लाएंगे? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल लाइफस्टाइल तो वही रखी है, तभी कुछ नहीं है। आई एम ओके फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। आपका वैसे डॉक्टर साहब ने मुझे, तो इसलिए सब कुछ बढ़िया है। डॉक्टर साहब ने मुझे जो है एक और वो, वैसे डॉक्टर भरत कुकरेती ने मुझे एक और प्लेग दिखाया था जो कि मेरा करीब करीब 50% है, लेकिन वो डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि अगर आपका HDL अगर आप बढ़ा सकें, जैसे HDL बढ़ाने के लिए एवोकाडो है, एवोकाडो वो खाएं, आप जो हैं बादाम डेली खाएं 5-6, आप 1 चम्मच आप जो हैं वर्जिन ऑलिव ऑयल की आप सुबह खाली पेट आप ले लें, तो धीरे धीरे आपका HDL जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो जो LDL होता है लोअर डेंसिटी, डॉक्टर क्या नाम है? लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी, जो हाई डेंसिटी जैसे आपका बढ़ेगा तो वो खुद ही क्लियर करने लगता है प्लेग को, प्लेग को क्लियर करने लगता है। तो 1 चम्मच आप वर्जिन ऑयल की आप ले लीजिए सुबह, और बादाम जो है 4 से 5 आप बादाम ले लीजिए। आप अपने ब्रेकफास्ट के लिए रेडी रखिए ना, कि मतलब गुरुजी लाइक अ मॉर्निंग रिचुअल कि ये करना ही करना है। ये सारा तो डाइट का हो गया, और एक है सिम्टम लिमिटेड एक्सरसाइज, तो उससे HDL जबरदस्त बढ़ता है। वो कैसे? कोई भी वर्जिश करते हैं तो उससे HDL अपने आप, लीवर ज्यादा HDL बनाने लगता है। ऐसा बॉडी में केमिकल चेंजेस आता है कि लीवर ज्यादा HDL प्रोड्यूस करता है। नहीं, आपको नहीं, बिल्कुल आपको देख के ही लग रहा है कि आपका HDL बहुत ज्यादा है। मतलब वॉकिंग, रनिंग, ये सारा कुछ। सारा कुछ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, दैट्स इट। सूर्य नमस्कार भी कर ले विनय सर। हाँ, भी करेगा। आई थिंक यू नो दैट इज लाइक। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। सर मनोज सर, हाँ, बिफोर लीविंग प्लीज सर, आप मुझे आई डोंट वांट टू कॉल यू सर, आपको डिस्टर्ब नहीं करना सर, आप क्लास मेरे भेज दीजिएगा, लास्ट क्लास। अच्छा, लास्ट मेरी वाली?
या सर हाँ जी, मैंने होरा वाली क्लास I haven't received, that's why I'm lost today. I couldn't understand much. But on the contrary, as far the mail list is concerned, I do not make any kind of changes. I Control A करके ना मैं उसको Control C करके मैं उसे paste करता हूँ. So I'm sure that it must be lying somewhere in the spam. No sir, I've been really अच्छा, I'll finding send out, it. but I couldn't find. Okay, surely I'll do that. And you were not well, so I couldn't ask for it. नहीं, आपने आशुतोष को बोल देना चाहिए था. I thought you sent sir. मैंने नहीं. आशुतोष जो है हमारा कोर्स कोऑर्डिनेटर है, सबसे पहली मेल जो है आशुतोष को जाती है बट टर्न लिंक शेयरिंग ऑन. वो इसलिए भेजी जाती है कि आशुतोष कभी भी आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, स्ट्रेट अवे आप जो है आशुतोष को फोन कर लीजिए या आशुतोष को आप मेल डाल दीजिए. Okay sir. It has never happened. Sir, मेरे तो हमेशा आ जाती है. Somehow ये होरा वाली class I couldn't get. I'll ask him sir, so don't bother. At the same time, I would request you to give me another Gmail ID also, because that would help me to send it to you. I have it on Yahoo. हाँ, बोलिए. गुरुजी लास्टली क्या जैसे ये देखते हैं विंशोत्री और जो भी दशा देखते हैं उसमें होरा जिस ग्रह की का होरा का उसका बल और ये सब देख के विंशोत्री दशा में कितना धन आएगा वो बता सकते हैं? ऐसा भी कुछ टेक्निक है क्या गुरुजी? हाँ है टेक्निक. तो अगर आप देखें ना, मैंने आपको बताया कि जितने भी डिविजनल चार्ट्स हैं उनमें तहखाने हैं, उनमें कई दरवाजे हैं, दरवाजे खोलने की जरूरत है. तो मैं उसको भी टच करूंगा, मैं आपको दशाओं के हिसाब से भी बताऊंगा. तो कल वाले में कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को बता दूं इस बारे में. टेक केयर. प्रणाम सर. बहुत गुरुजी मैं कुछ जगदीश नंद साहब आप कुछ कह रहे हैं? फॉर द क्लास. प्रणाम सर. थैंक यू. जगदीश जी कुछ जगदीश नंद साहब आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी इजाजत हो तो. एक तो यूं बात ही करनी थी आपसे कि भाई आप अब एक्सरसाइज कितनी कर सकते हैं? देखिए एक्सरसाइज जो है ना, पहले तो मैं नहीं उतनी ज्यादा करता था और मैं ज्यादातर एक्सरसाइज यही करता था कि किचन में जाना, फिर वहां से फ्रिज में जाके वहां से निकाल के कुछ खाना, फिर आके जो है लेट जाना, सो जाना, कुछ पढ़ लेना. लेकिन अब मैं एक्सरसाइज एक्चुअल में अच्छी कर रहा हूँ. सर मैं तो वॉक रिक्वेस्ट करूंगा इसमें. आप बहुत एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, केवल 4 मिनट की है, ओनली 4 मिनट है, और वो आप या तो बेड पे बैठ के कर सकते हैं या प्लेन जगह पे या पार्क में कहीं पे दरी वगैरह बिछा के उसमें दोनों आपने अपने पाँव को स्ट्रेच करना है आगे. दोनों पाँव को स्ट्रेच करके और फिर अपोजिट हैंड एक दूसरे के मतलब पाँव की अंगूठे के टच करना है. अच्छा. कहो तो मैं अभी उसको बच्चे को बुला के वो कैमरा ऊपर फोकस. नहीं मैं समझ गया, मैंने वो देखा है वो जगदीश जी को करके वो तो मैं कॉमन एक्सरसाइज इसमें आती है. ये जो आपके योगा के जो टीचर्स हैं ना वो दिखाते हैं उसको कि एक हाथ से वो उसको ऊपर करके फिर टच करना, उसका दूसरा हाथ से टच करना. मैं आजकल वही एक्सरसाइज कर रहा हूँ. मैं उल्टे होके भी करता हूँ, जैसे सर्पासन कहते हैं. तो सर्पासन के अलावा एक होता है धनुरासन. तो धनुरासन में क्या है कि दोनों पाँवों को पकड़ के आप धनुष की पोजीशन में आ जाते हैं. Can you go for vigorous exercises sir अभी से? Is it too early? ये जब तक एक्सरसाइज में सबसे यूजफुल एक्सरसाइज वो होता है जिसमें कि आप थोड़ी सी सांस फूले और थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़े. ये जो थोड़ा सा जी तब तक आप न करें, क्योंकि आगे फॉरवर्ड बेंडिंग आपको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. फॉरवर्ड बेंडिंग ऐसे है, अगर आपके 500 के नोट भी उड़ रहे हैं तो आप आगे नहीं झुकेंगे बिल्कुल भी. आप बैठ के उन नोटों के ऊपर पांव रख लें और फिर आप सीधे की मीन ये ट्रंक जो है ये इसको आगे बेंड बिल्कुल नहीं करना है.
इसको बिल्कुल जब स्ट्रेट नोट गिर रहे होंगे तो हमें पहले बता दीजिएगा, हम चुनने के लिए रहेंगे। हम वहां पहुंच जाएंगे। नहीं, गनीमत है मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नहीं हूँ, वरना कितने नोटों पे पाँव रखता। सर देखो, मैं आपको ज्यादा सेखी तो नहीं मारता, लेकिन मैं आपको एक साधारण सी बात बताता हूँ कि मेरी उम्र आपसे मतलब 7-8 साल फालतू है, और मैं 27वीं मंजिल पे रहता हूँ, तो कभी कभी मैं बिना स्टॉप के मतलब नीचे से ऊपर तक चढ़ जाता हूँ। 27 मंजिल। ओह माय गॉड। तो आपका मंगल और सूरज बहुत स्ट्रांग है फिर। मेरी कुंडली नहीं है जो है ना। कुंडली की जरूरत क्या है जब 27 मंजिल चढ़ रहे हैं आप तो। विनय जी, मेरी कुंडली नहीं है, मुझे पता ही नहीं मेरा मंगल कहाँ है, मेरा सूर्य कहाँ है, और मैं जहाँ भी बैठा है सर बहुत सही जगह बैठा है। बहुत सही बैठा है। कुंडली को रहने दीजिए, आपको आपकी प्रसन्न कुंडली से काम चला लेंगे। मेरा तात्पर्य ये है गुरुजी कि एक 4 मिनट की एक्सरसाइज है, इसका नाम है नाड़ी संचालन। ये आप डेली कर लें, और घी भी जो मर्जी आपका जो मर्जी खाएं, सिर्फ तले हुए चीजों को आप अवॉइड कर दें। घी कितना ही खाएं आप, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन शुरू के कुछ दिन आप 4 मिनट डेली, ज्यादा भी नहीं है, ज्यादा का साइड इफेक्ट है, सिर्फ 4 मिनट आप डेली ये एक्सरसाइज कर लें, ये प्रॉब्लम आपको जिंदगी में दोबारा नहीं होगी। क्या नाड़ी शोधन? नाड़ी संचालन विनय जी, नाड़ी संचालन। ये यूं कह रहे हैं ये? अच्छा, अनुलोम विलोम नहीं, अनुलोम विलोम नहीं है, नाड़ी संचालन। वो तो नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। मैं प्राणायाम नहीं कह रहा, मैं नाड़ी संचालन एक्सरसाइज कह रहा हूँ। आप 1 मिनट रखिए, मैं करके दिखाता हूँ। मैं बच्चे को बुलाता हूँ, वो कैमरा जो है ना मेरे ऊपर फोकस करेगा। आप लाइव डेमो। अरे छोटे, एक बार आना इधर। सर सब आपको घी खिलाने के चक्कर में लगे होंगे। नहीं। ऐसे कैसे आप दूर से घी देखेंगे सर? सर एक चीज मैं भी बोलना चाहूंगी, जैसे सर्जरी होती है उस टाइम पे डॉक्टर्स है ना स्टेरॉइड्स देते हैं, ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे हम एनर्जेटिक फील करें। तो ठीक है गुरु जी, मैं करके दिखाता हूँ। ये पोता है मेरा, ये फोकस करके आपको दिखाएगा कि देखने से कि मेरे यहाँ। ठीक है, आप और मैं यहाँ बैठता हूँ। ये सारे ग्रुप मेंबर्स के लिए है, सिर्फ भंडारी सर के लिए नहीं है। सभी की नाड़ी संचालित रहनी चाहिए। तो उसमें देखते रहो, उसमें देखो सीधा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है सर, सबको विजिबल है? हाँ जी। क्या करना है, ये करना है, ये जस्ट। अच्छा, ओके, फैलाना है। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जगजीत सर नेवर स्टॉप टू अमेज अस। नहीं, बहुत ही बढ़िया। सर की स्पीड भी बहुत है। मंगल, सूर्य, जुपिटर सब अच्छा है। अनडाउटेडली, मतलब यू हैव रियली गॉट एन स्टेमिना। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि आपका जो है ना 3rd हाउस में आपके 3 प्लैनेट होने चाहिए। गुरुजी अभी तक मेरी कुंडली नहीं है बनी। अब सर ने बना दी। सर बना रहे हैं, वही सुन लीजिए। 3 ग्रह तो आ गए आपके तीसरे। अब तो सर स्केचिंग कर रहे हैं। देखिए जी, ऐसा है कि आपकी आईब्रोज को देख के आप जरा नेक दिखाइए, अपनी नेक कितनी चौड़ी है। नहीं, थोड़ा सा नीचे कीजिए। लंबी है, लंबी नेक है, तो क्रेनिंग नेक है आपका। जो है मेरे हिसाब से मेष लगन आपका होना चाहिए, और या फिर आपका
धनु लगन मतलब मीन लगन होना चाहिए, मीन अथवा मेष लगन होना चाहिए। अगर आपका मेष लगन है तो आपके 3rd हाउस में, वैसे आपका मरकरी, एक बात मैंने देखा आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, तो आपका मरकरी लगन से संबंधित होना चाहिए, चाहे वो सप्तम में हो और या फिर वो लगन में ही हो, क्या पता लगन में ही हो। ये सर प्रश्न कुंडली से भी बन सकती है क्या इनकी कुंडली? हाँ बिल्कुल बन सकती है। हाँ तो सर प्रश्न कुंडली से बनवाइए ना जगदीश सर, और क्या। एक अभी बना लेते हैं फटाफट। बिल्कुल हम लोग बैठा देंगे अच्छे ग्रह सारे, फटाफट बना लेते हैं सर। का चल रहा हूँ आज तक, मुझे नहीं पता मेरा कौन सा ग्रह आज बन जाएगी आपकी कुंडली। जगदीश सर जी आपके नोट्स देखे मैंने कई बार ग्रुप पर, वो इतने अमेजिंग होते हैं, आपकी डेडिकेशन इतनी अमेजिंग होती है। 5वां 3rd हाउस भी अच्छा आप मिलके बना देंगे आज वाला बुध के तो ठीक है। आप पूरा लिखते हैं, सबसे अच्छी बात है आप छोटा छोटा पूरा लिखते हैं, मतलब एब्सोल्युटली इतने आपके अमेजिंग नोट्स होते हैं। जितना लिखा जाता है उतना ही लिखता हूँ, पूरा तो नहीं लिख सकता। आपसे सब कुछ लिखा जाता है, हमसे ज्यादा। तो ये एक्सरसाइज है गुरुजी, ये 4 मिनट, 4 से फालतू भी नहीं करना, इसका साइड इफेक्ट है। मैं आपको ये बता दूं, किसी और को कोई तकलीफ और वो 4 से फालतू कर ले। एक बार होता था, किसी को मैंने बताया गुरुजी कि उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसके फादर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, एक ब्रदर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, और तीसरे उस बंदे को एक अटैक आ चुका था। डराइए मत जगदीश भाई। हाँ जी सर। ये सर आपका ये अभी का ताजिक बना हुआ है, तो ताजिक मैं देखिए आपकी कुंडली बन गई। ताजिक का मैं कुंडली अटैक की बात छोड़िए। देखिए विनय जी, मैं साइड बता रहा था, साइड इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ताजिक के एक नियम होता है कि आपका जो लगन होता है वो जो आपका ताजिक बनता है उसके त्रिकोणों से बनता है, और आपका जो नवांश होता है वो भी त्रिकोणों से बनता है। इसमें फर्क ये होता है, जो नवमांशा है, नवमांशा के त्रिकोणों से बनने वाला आपका लगन होता है, और लगन के त्रिकोणों से बनने वाला आपका नवमांशा होता है। तो इन दोनों में ही जली राशियां आ रही हैं। मेरे हिसाब से, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे लगता है कि आपका 12 नंबर का लगन है, मतलब मुझे ये ऐसा आभास होता है। अब ये देखिए, आप देख रहे 12 नंबर के लगन में आपका मरकरी और राहु आपका लगन पे आ जाता है, तो मुझे ऐसा आभास होता है कि मरकरी और केतु जो है। आप ये बताइए कि आपने कोई अकाउंटिंग, प्रोविडेंट फंड और LIC या इस तरह के कोई वर्क किए हैं क्या? नहीं किए जी। नहीं। आपने क्या काम किए हैं अभी तक? आपने किस तरह के काम किए? गुरुजी मैं 4 साल तो टीचिंग की जॉब की है। फर्स्ट मेरी जॉब की एज ए लेक्चरर इन RA कॉलेज पानीपत, हरियाना। ओके। After that 3 years I have worked as a lecturer in All India Jat Heroes Memorial College, Rohtak. Okay. After that I was selected as HCS की अलाइड सर्विसेज के अंदर, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज के अंदर मैं हरियाणा के अंदर सिलेक्ट हो गया, और एज ए डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट हरियाणा से मेरी सेवानिवृत्ति हुई है 2012 में at the age of 58 years. And after retirement I have worked 4 years in central government offices, Labor Bureau, Government of India, Ministry of Labor and Employment, Labor Bureau, Chandigarh. वो लेबर वाला ना, अब सर में क्या हो गया, इतने ज्यादा प्रोफेशन हो गए हैं। मैं एक रेवेन्यू बेस की बात कर रहा था, या डिस्प्यूट रेड्रेसल की। प्रोविडेंट फंड भी क्या है, वो एक डिस्प्यूट रेड्रेसल का ही होता है। हु अप्रोचेस, मतलब यू आर वन बिकम्स ए रेगुलेटर फॉर द कंपनीज टू deposit the provident fund to the people and also provide the same to the employees after they quit. ये रेवेन्यू बेस वाला काम है। टीचिंग वाला तो इसलिए समझ में आ रहा है कि मरकरी आ गया। देखिए आपकी ये हॉरोस्कोप तो नहीं है, ये आपकी हॉरोस्कोप नहीं है, तो ताजिक बना है। आप ये समझिएगा, हॉरोस्कोप को बनाने के लिए तो हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है।
अगर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तो मैं आपकी हॉरोस्कोप बना दूंगा, वो आप निश्चिंत रहें। डेट ऑफ बर्थ मेरा एग्जैक्ट नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में ना आपके बच्चों की 2 या 2 से ज्यादा बच्चों की हॉरोस्कोप होनी चाहिए, जिसके द्वादशांशा से आपकी हॉरोस्कोप डिटरमाइंड हो जाती है। नहीं, मेरा एक ही बेटा है गुरुजी, उसके बाद 95 में मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। ओ अच्छा। तो एक ही बेटा है, उसकी हॉरोस्कोप है मेरे पास। तो वाइफ की डेथ होने का क्या कारण था? उसको साइकेट्रिक की प्रॉब्लम हो गई थी, उसने सुसाइड कर ली। ओ साइकेट्रिक में तकरीबन वो होती है टेंडेंसी, तो काफी दिन उसकी देखभाल भी की, संभाल भी रखी, लेकिन उस बीच उसने ट्राई कई बार की, लेकिन वो कर गई 14 जनवरी 95 को, तो वो हो गई। देखिए साहब, मैंने बड़े लोगों की हॉरोस्कोप बनाई है जिनके टाइम्स नहीं होते, जिनको नष्ट जातकम के अंतर्गत ये ऋषि पाराशर और बारामेर जी ने उन हॉरोस्कोप्स को इरेक्ट किया है। इसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ वगैरह अवेलेबल नहीं होती, तो खैर हम कर सकते हैं, इसमें वर्क कर सकते हैं।